हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये है हमारी मैराथन सीरीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, जिसका भी एग्जाम है अभी 23 को ईएमआरएस प्रिंसिपल के लिए। तो कुछ टॉपिक जो है हम इस क्लास में कवर करेंगे, कुछ जो है आने वाली आगे क्लास में हम कवर करेंगे, लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो है वो हम कवर करेंगे। पहले हम टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, वो हम जो है डिस्कस करेंगे ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टॉपिक है वो आपका कवर हो सके। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। सो ये है हमारा पार्ट 1 उन सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस प्रिंसिपल, केवीएस प्रिंसिपल, एनवीएस या फिर यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो पोस्ट होती है उन सभी के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की मैराथन क्लासेस है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर नहीं किए तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिल जाए। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नाम और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट की, तो सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। तो यूपीएससी की अगर हम बात करें या फिर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। कंप्लीट आपका जो कंटेंट है वो इसमें कवर है। इस तरीके से आपके पास जो है पैक होके आपको मिल जाता है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप सेम डे डिलीवरी भी ले सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, यहाँ पर अभी ऑफर्स चल रहे हैं, नवरात्रा ऑफर भी हमारे पास अवेलेबल है। नवरात्रा कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। 4000 रुपए का डिस्काउंट है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर कोर्स पर अगर आपकी वैलिडिटी है एग्जाम की 1 ईयर या उससे अब हो तो यूपीएससी के लिए भी हमारे पास बैच अवेलेबल है फॉर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2, एलडी, सभी के लिए बैच अवेलेबल है। और इसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया गया है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे जो है टीयर 2 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में आने वाले हैं। तो आपने ऑलरेडी, आपको पता भी होगा, तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में ईएमआरएस के लिए, क्योंकि ईएमआरएस का भी एग्जाम है तो उसके सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। सीसीएस सीसीए रूल्स है आपका, फिर उसके बाद सीसीए कंडक्ट रूल्स है, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स एफआरएसआर है, सीपीएफ एंड एनपीएस है एज पर अप्लाइकेबल टू ईएमआरएस एम्प्लॉइज, टीए रूल्स, ट्रैवल अलाउंस, पीएफएमएस, जेम पोर्टल, एलटीसी रूल है, इनकम टैक्स है, लीगल फ्रेमवर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, आरटीआई, आईसीटी नॉलेज और जेएफआर है। तो इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन जो है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उससे हम शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? हमारा फर्स्ट से पहला टॉपिक है हमारा सीसीएस सीसीए रूल्स। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि आपकी बार जो आपका एग्जाम है वो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल लेके हुए चलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी, टॉपिक भी। सबसे पहले तो सीसीएस सीसीए रूल्स क्या होते हैं? सीसीएस सीसीए रूल्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीसीएस स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील। मैं बहुत बार ये टॉपिक करवा चुकी हूँ यूट्यूब पर, तो आई होप अब तक आपके पास याद हो जाना चाहिए। क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील। और हम इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, उसमें क्या रूल्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन यानी कि कितने टाइप ऑफ हमारे पास सर्विसेज हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, कितने टाइप्स ऑफ हमारे पास पोस्ट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कंट्रोल की अगर हम बात करें, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी तरीके का कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो उस पर क्या एक्शन होगा, वो सारी चीजें भी इसमें दी गई हैं। इसमें दिया गया है सस्पेंशन के बारे में, इसमें दिया गया है अगर कोई भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होती है तो उसके प्रोसेस के बारे में दिया गया है, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप पेनल्टीज के बारे में पढ़ते हैं, भाई माइनर पेनल्टी क्या होती है और मेजर पेनल्टी जो है वो क्या होती है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कवर करते हैं। देन उसके बाद अगर एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे साथ तो जस्टिस नहीं हुआ है, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है, तो यहाँ पर अपील का प्रोविजन भी है। तो अपील जो है कितने टाइम में करनी है, को करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सारा प्रोविजन भी हमारे पास इसी रूल्स में दिया गया है। तो सीसीए रूल्स आर बेसिकली रूल्स गवर्निंग डिसिप्लिन, कंडक्ट एंड पेनल्टीज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सभी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सब पर हमारे रूल लागू होते हैं। इसके साथ साथ जो डिफेंस में सिविलियन है उस पर भी हमारे रूल लागू होते हैं। तो जो भी ये रूल्स हमारे रिगार्डिंग द डिसिप्लिन है कि एम्प्लॉय जो है कंडक्ट, मेरे जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करें, अगर फॉलो नहीं करेगा तो ये हमारे सर्विस रूल के तहत जो है उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। तो डिसिप्लिन, कंडक्ट कैसा होना चाहिए, पेनल्टीज कौन कौन सी है, वो सारी हमारे पास इस रूल में दी गई है।
तो सबसे पहला तो कि जो ये सीसीए सीसीए रूल्स हैं ये क्यों बनाए गए, किसके तहत बनाए गए हैं, कौन सा आर्टिकल के तहत। तो हमने जब क्लास में पढ़ा था सीसीए सीसीए तो वहां पर हमने 3 आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 309, आर्टिकल 310 और आर्टिकल 311। ठीक है, तीनों आर्टिकल आई होप आप सबको याद है। तो हमें पता है कि सीसीए सीसीए रूल्स किसके तहत बनाए गए, आर्टिकल 309 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 309 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो यहाँ पर एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट की जो सर्विस कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकता है। तो और स्टेट में गवर्नर बना सकता है। तो हम सेंटर रूल्स की बात करें, यानी कि कौन बनाता है ये रूल, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट बनाते हैं। कहां से पावर मिली, आर्टिकल 309 जो है हमारा, उससे ये जो पावर है ये यहां पर मिली है। देन इसमें अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास सर्विस है और पोस्ट है। तो सर्विस और पोस्ट हमारे पास कौन कौन सी है, तो सर्विस हमारे पास है 4, ABCD, एंड पोस्ट आपको याद रखनी है, पोस्ट हमारे पास क्या है, पोस्ट हमारे पास 3 है, ABC हमारे पास जो है 3 पोस्ट है। आप ये याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि सर्विसेज हमारे पास कितनी है, 4 है, और पोस्ट हमारे पास कितनी है, 3 है। पोस्ट को हम किस बेसिस पर जो है ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा किस पोस्ट में है, उसके पे मैट्रिक्स के बेसिस पर, एम्प्लॉय को क्या सैलरी मिल रही है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय की जो पोस्ट है वो कौन सी है। नेक्स्ट हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि डेफिनेशन जो है वो आपको पढ़नी है, तो मैं आपको ये बता दूंगी क्या क्या चीज आपको पढ़ने भी है ताकि आप उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला रूल नंबर 1, वहां से हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। क्या क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है। सेकेंड, अगर हम इसमें बात करें तो जो है कब से लागू हुए थे, तो एनफोर्स डेट जो है आपको वो याद रखनी है। ठीक है, सेकेंड आपका जो है डेफिनेशन है, हर एक डेफिनेशन आपको पढ़नी है। मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, तो जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी दोबारा से रिवाइज कर सकता है। ठीक है, तो हमने अपनी क्लासेस में पूरा अच्छे से किया है इसको। तो डेफिनेशन आपको हर एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डिसिप्लिन अथॉरिटी क्या होती है, इंक्वायरी अथॉरिटी क्या होती है, एपिलेट अथॉरिटी क्या होती है, रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या होती है, या हमारी जो है रिव्यूइंग अथॉरिटी क्या होती है, एचओडी कौन होता है, एचओ कौन होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास सर्विस एंड पोस्ट जो हमने पढ़ा वो हम याद रखेंगे, कितनी कैटेगरी ऑफ हमारे पास सर्विसेज है, कितनी कैटेगरी ऑफ हमारे पास पोस्ट है। नाउ द नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 हमारा क्या है, सस्पेंशन। एक तो इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि रूल नंबर 10 कौन सा है। रूल नंबर 10 है हमारा सस्पेंशन में, या सस्पेंशन जो है सीसीएस सीसीए के किस रूल में दिया गया है, तो रूल नंबर 10 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो सस्पेंशन से सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी और पनिशमेंट, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, यानी कि टेम्पररी डिटैचमेंट फ्रॉम द ड्यूटी। एम्प्लॉय को हम थोड़े टाइम के लिए ड्यूटी से दूर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जहां पर एक तो हम सस्पेंशन, क्या ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन होंगे, ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन कहां कहां पर जो है आप किसी एम्प्लॉय को जो है सस्पेंशन पर रखोगे। जब भी आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी होनी है, आप सस्पेंशन दे सकते हो। जब एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है, पेंडिंग है, चल रही है, तब आप जो है उसको जो है सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हो। क्यों देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि एम्प्लॉय जो है किसी भी विटनेस, किसी भी डॉक्यूमेंट, बेसिकली जो भी उसके खिलाफ सबूत है उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना हो, हमारा जो न्याय है वो सही से हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो सस्पेंशन क्या नहीं है, ना तो सस्पेंशन कोई पेनल्टी है ना ही कोई पनिशमेंट है, क्योंकि अभी हमने इंक्वायरी शुरू की है, अभी हमने इंक्वायरी खत्म नहीं की है, कोई पेनल्टी कोई पनिशमेंट हमने नहीं लगाई है। ठीक है, तो सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी, नॉट अ पनिशमेंट, क्या है, टेम्परेरी डिटैचमेंट फ्रॉम ड्यूटी है, याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा एग्जाम में आए भी हैं। तो डीम्ड सस्पेंशन इफ इट इज इन कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स, अगर आप जो है कस्टडी में है, ठीक है, हिरासत में लिया गया है, ठीक है, तो कस्टडी में है एम्प्लॉय, या फिर जो है एम्प्लॉय को जो है जेल हो गई है, इम्प्रिजनमेंट है फॉर मोर देन 48 आवर्स, तो वो आपको याद रखना है। जैसे 48 आवर्स से ज्यादा होंगे तो वो हमारा किसका केस हो जाएगा, डीम्ड सस्पेंशन, यानी कि माना जाना, कि मान लिया हमने कि सस्पेंशन है, ये समझा जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर याद रखेंगे 90 डेज रूल। 90 डेज रूल क्या है कि जब भी सस्पेंशन दिया जाएगा, सबसे पहला इनिशियल जो सस्पेंशन होता है वो हमारा 90 डेज का होता है। 90 डेज के बाद जो है हम उसको रिव्यू करते हैं। अगर किसी को मॉडिफाई करना है, रिवोक करना है अथॉरिटी को, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बकायदा एक कमेटी बनाती है, कमेटी डिसीजन लेगी कि उसको जो है मॉडिफाई करना है या उसको आपको आगे बढ़ाना है या खत्म करना है, वो कमेटी डिसीजन लेती है। तो वन पर्सन का काम नहीं है, कमेटी बनाई जाती है। तो सस्पेंशन मस्ट बी रिव्यूड बिफोर द 90 डेज, तो सस्पेंशन जो है 90 डेज से पहले रिव्यू हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो आपका ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। तो सबसे पहला सस्पेंशन ऑर्डर कितने दिन का दिया जाता है, 90 डेज का दिया जाता है। कितने दिन के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिव्यू करना है, 90 डेज के अंदर करना है। 90 डेज के अंदर रिव्यू नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा सस्पेंशन। ठीक है, वो याद रखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि मैक्सिमम अगर किसी को सस्पेंशन जो है बढ़ाना है एक बार में, मैक्सिमम एट ए टाइम अगर आपको जो है सस्पेंशन पीरियड किसी को देना है तो हम कितना दे सकते हैं।
तो हम दे सकते हैं सिर्फ, और जो है हमारा मैक्सिमम कितना 180 डेज, ठीक है। ये टाइम लिमिट आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा एक और टाइम लिमिट याद रखेंगे। हमारा एक रूल आया था कि अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, एम्प्लॉय को ये नहीं पता कि भाई मैं क्यों सस्पेंशन पे हूँ, रीजन नहीं पता है, और हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रखते थे और इंक्वायरी चल रही है, एम्प्लॉय को पता ही नहीं है। तो ऐसा अगर कोई भी केस, हालांकि मैं सस्पेंशन में रीजन बताना है, सस्पेंशन में दो चीजें जरूर से मेंशन होंगी। फर्स्ट कि एम्प्लॉय का हेडक्वार्टर क्या रहेगा, हालांकि यूजुअली वो सेम ही होता है जहां पर एम्प्लॉय की प्लेस ऑफ ड्यूटी है, बट इन एनी केस अगर चेंज भी है तो हेडक्वार्टर मेंशन होगा। सेकंड हमारा मेंशन होगा रीजन फॉर सस्पेंशन। अगर आपने रीजन नहीं बताया तो एम्प्लॉय भी 45 डेज के अंदर अपील कर सकता है कि मुझे रीजन बताओ। इन केस अगर आप रीजन नहीं बताते हो तो आपका फर्स्ट सस्पेंशन ऑर्डर खत्म होने से पहले बता देना चाहिए, हालांकि आपको खुद ही 90 डेज से पहले, फिर भी नहीं बता पा रहे हो लेकिन इंक्वायरी चल रही है, तो कितने दिन तक हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रख सकते हैं। जहां पर हमारा नॉर्मल सस्पेंशन का केस है वहां पर हमारा आंसर होगा 270 डेज, वहां पर हम एम्प्लॉय को 270 डेज तक सस्पेंशन पर रखते हैं। जहां पर हम डीम्ड सस्पेंशन की बात करते हैं वहां पर हम मैक्सिमम एम्प्लॉय को 2 ईयर्स तक रखते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर होता है हम उसको सैलरी नहीं देते हैं, हम उसको क्या देते हैं, हम उसको देते हैं निर्वाह भत्ता, यानी कि सब्सिस्टेंस अलाउंस हम इसको बोलते हैं। कितना हम देते हैं, हम एम्प्लॉय को देते हैं फर्स्ट 90 डेज में 50% ऑफ दी सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय अगर एचपीएल पर होता तो उसको जो सैलरी मिल रही होती वो हम देंगे, एंड प्लस उसके साथ डीए देंगे। अगर इस सैलरी पर मिल रहा है तो एज ऑफ नाउ आज की डेट में मिल रहा है तो हम दे रहे हैं, तो डीए हमारा डिपेंडेंट है ऑन एचपीएल की सैलरी। अगर एचपीएल पर हम बंद कर देंगे तो हम डीए बंद कर देंगे। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस हमारा जो है 50% हम देते हैं। 3 मंथ्स के बाद जो है हम इसको रिव्यू करते हैं, आफ्टर द 3 मंथ्स हम रिव्यू करेंगे। अगर हमें लगता है कि भाई एम्प्लॉय की वजह से जो है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, एम्प्लॉय की वजह से डिले हो रहा है, तो हम उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है 50% कम कर देंगे, यानी कि कितना कर देंगे 25%। और अगर हमें लगता है कि जो डिले है वो एम्प्लॉय की वजह से नहीं, वो जो है अथॉरिटी की वजह से ही हो रहा है, तो वहां पर हम उसको जो है एम्प्लॉय का जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो 50% हम बढ़ा देंगे, यानी कि हम कितना कर देंगे 75% जो है वो यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं निलंबन। रूल नंबर 10 में हमारे पास आता है, तो निलंबन कोई दंड या सजा नहीं है, एक प्रशासनिक कार्यवाही है जो ड्यूटी से अस्थायी रूप से हटाना होता है। मान्य निलंबन यानी कि डीम्ड जो सस्पेंशन है, यदि 48 घंटे से अधिक समय में कोई पर्सन जो हिरासत में है या जेल में है तो हम उसको मान्य निलंबन मानते हैं। 90 दिन का नियम याद रखेंगे कि निलंबन की जो समीक्षा 90 दिन के अंदर की जानी चाहिए, अन्यथा यह अमान्य हो जाता है। तो पहला जो भी हमारा निलंबन का आदेश होगा, ऑर्डर होगा, वो हमारा 90 डेज का ही होता है, 90 दिन का होता है। उसके अंदर ही 90 डेज के 90 दिनों के अंदर ही जो कमेटी है, जो भी अथॉरिटी है, उसको यहाँ पर क्या करना होगा, रिव्यू करना होता है कि आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर कोई भी जो है यहाँ पर डिसीजन नहीं आता है सरकार की तरफ से तो 90 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है। निर्वाह भत्ता हम यहाँ पर याद रखेंगे कि शुरुआती में तो मिलता है 50% पहले 90 दिनों में, यानी कि पहले जो पहला सस्पेंशन ऑर्डर होता है उतने दिनों में, फिर 3 महीने के बाद हम इसको जो है रिव्यू करते हैं। जब हम रिव्यू करते हैं तो अगर हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय की वजह से जो है देरी हो रही है जांच में, तो हम उसका जो है निर्वाह भत्ता 25% कर देते हैं। जहां पर हमें लगता है कि नहीं एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, जो है जांच जो है किसी और वजह से जो है लेट हो रही है, वहां पर हम 75% कर देते हैं, यानी कि 50% हम बढ़ा देते हैं। नाउ द थर्ड नेक्स्ट हमारा है पेनल्टीज एंड अथॉरिटीज, जो हमारे बेसिकली हमारा तो पेनल्टीज किस रूल में दिया गया है ये हम याद रखेंगे। तो पेनल्टीज जो है हमारा वो किस में दिया गया, रूल नंबर 11 में दिया गया। जैसे आपने रूल नंबर 10 याद रखा सस्पेंशन, रूल नंबर 11 भी याद रखेंगे। सो रूल नंबर 11 इज अबाउट द पेनल्टीज। तो पेनल्टी किसके बारे में दिया गया, आज भी एक जो है यूट्यूब पे एक जो है सीरीज आई थी सीसीए की, उसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन था कि माइनर, उसमें क्वेश्चन था कि माइनर पेनल्टी किस में दी गई है। तो पेनल्टी हमारे पास रूल नंबर 11 में दी गई है, माइनर पेनल्टी भी यहीं पर है, मेजर पेनल्टी भी हमारे पास 11 में है। अगर वहां पर आता प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग जो है माइनर पेनल्टी, तो रूल नंबर 16 होता है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है वो भी हम जो है हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो माइनर पेनल्टी रूल नंबर 11 में जो है हमारे पास माइनर पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी है। नंबर याद रखना है क्योंकि एक बार एनवीएस का क्वेश्चन, एनवीएस का जो एग्जाम था उसमें इवन नंबर भी पूछ लिया गया था। तो माइनर पेनल्टी है हमारे पास 1 to 4 यानी कि 4 है, और मेजर पेनल्टी हमारे पास 5 है। तो टोटल पेनल्टी हमारे पास कितनी है, सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे, टोटल पेनल्टी है हमारे पास 9 पेनल्टीज है, ठीक है।
तो माइनर पेनल्टी जो है हमारे, उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, सेंश्योर, जिसका मतलब होता है किसी की निंदा करना। और सेंश्योर एक ऐसी पेनल्टी है जो आप बिना इंक्वायरी के दे सकते हैं, यानी कि जो भी कंप्लेन आई, हमने चार्जशीट दी, एम्प्लॉय को मौका दिया, एम्प्लॉय ने 10 दिन के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, माइनर पेनल्टी में हमने एक्सेप्शन पढ़ा है 10 दिन ही मिलता है, रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आप सीधा जो है यानी कि रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने के सीधा उसके बाद आप जो है यहाँ पर पेनल्टी लगा सकते हो सेंश्योर, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से माइनर पेनल्टी हमारी आर्टिकल जो हमारा जो आर्टिकल है 311 उसके तहत भी हमारी क्या है, प्रोटेक्टेड नहीं है। इसके अलावा और हम क्या याद रखते हैं सेंश्योर में, सबसे छोटी पेनल्टी हमारी सेंश्योर, ठीक है, सबसे छोटी पेनल्टी जो है वो हमारी यहाँ पर है, वो हम याद रखेंगे। इसके अलावा जो है अगर एम्प्लॉय सेंश्योर पर है तो हम उसको प्रमोशन दे सकते हैं, ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। काफी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं सेंश्योर के बारे में, वो याद रखेंगे। इसके अलावा अगर माइनर पेनल्टी की बात करें तो विद होल्डिंग प्रमोशन, अगर आप किसी का प्रमोशन होल्ड करते हो वो भी माइनर पेनल्टी है। एम्प्लॉय की वजह से गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी आप करते हो तो वो भी आपका क्या है, रिकवरी फ्रॉम द लॉस, माइनर पेनल्टी है। विद होल्डिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किसी का होल्ड कर रहे हो, दैट इज आल्सो अ माइनर पेनल्टी। नाउ व्हिच इज अ मेजर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी में हमारे पास क्या है, रिडक्शन टू लोअर स्टेज और रैंक, अगर जो है लोअर स्टेज पर, रैंक पर अगर हम जो है रिडक्शन करके देते हैं, या इसके अलावा कंपलसरी रिटायरमेंट है, रिमूवल है, डिसमिसल है, ये सारे हमारे पास क्या है, माइनर पेनल्टी। इसमें भी हम याद रखेंगे रिमूवल में क्या होता है, फ्यूचर जो गवर्नमेंट जॉब है वो अलाउड होती है, डिसमिसल में अलाउड नहीं होती है। डिसमिसल और रिमूवल जो है दोनों ही केस में आपकी जो भी पहले की सर्विस होती है वो फोर्टिफाई हो जाती है, वो हमारी जो है खत्म मानी जाती है। तो दंड के बारे में जो है किसमें है, इसको हम शुद्ध भाषा में अगर हम बात करें तो हम शास्ति बोलते हैं पेनल्टीज को हिंदी में। शास्ति जो है हमारे पास नियम 11 में है, लघु शास्ति होती है, दीर्घ शास्ति होते हैं कि लघु दंड और दीर्घ दंड होते हैं। पहले तो हम याद रखेंगे कुल हमारे पास कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। लघु दंड हमारे पास 4 हैं, जिसमें से हमारे पास निंदा करना, पदोन्नति रोकना, या फिर जो है हानि की वसूली करना, वेतन वृद्धि रोकना, ये सारी चीजें। दीर्घ दंड हमारे पास 5 है, निचले स्तर या पद परवंती करना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा मुक्ति और सेवा बर्खास्ती। सेवा बर्खास्त जब हम करते हैं तो यानी कि वो पर्सन जो है अब हमारा कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकता है। रिमूवल यानी कि सेवा मुक्ति जब हम करते हैं, भविष्य में सरकारी नौकरी करने की अनुमति होती है, लेकिन रिमूवल और डिसमिसल, सेवा मुक्ति और सेवा बर्खास्त की दोनों ही केस में आपकी पहले की सर्विस खत्म हो जाती है, यानी कि आप अगर कहीं और पर ज्वाइन करेंगे तो आप इस सर्विस को काउंट नहीं करवा सकते, या आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के बारे में है। तो रूल नंबर 14 और रूल नंबर 16 ये याद रखेंगे। बेसिकली आप 3 रूल यहाँ पर याद रख सकते हैं। रूल नंबर 14 क्या है, रूल नंबर 14 प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी किसमें दिया गया है, हमारे पास रूल नंबर 14 में दिया गया है। रूल नंबर 16 की बात करते हैं। रूल नंबर 16 हमारा क्या है, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी हमारे पास जो है 16 में है और मेजर पेनल्टी हमारे पास 14 में है। सो 15 क्या है, 15 है हमारा एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। तो तीनों ही रूल आप जो है यहां से याद रख सकते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट IR शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं। तो रूल नंबर 14 इज अबाउट द मेजर पेनल्टी, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। किस तरीके से जो है पेनल्टी हमारी होती है उसका हमारे पास जो है क्विक सा अगर हम रिवीजन करें, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो जब भी कोई भी कंप्लेन आती है किसके पास जाती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है हमारी उसके पास जाती है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यहाँ पर डिसाइड करती है कि भाई ये जो कंप्लेन की मेरे पास इंक्वायरी आई है, क्या ये सच में कंप्लेन है, किसी रूल का मिसकंडक्ट है, अगर है तो फिर इंक्वायरी होगी कि नहीं, बेसिकली ये डिसाइड करती है। जैसे उसने डिसाइड किया कि इंक्वायरी होगी, 7 डेज के अंदर, विद इन 1 वीक के अंदर जो है चार्ज ऑफिशियल जो यानी कि जिसके खिलाफ कंप्लेन है उसको भेजा जाता है चार्जशीट। ये चार्जशीट देती है। अब इस चार्जशीट में क्या होता है, चार्जशीट में आपके पास जो है इसमें होगा कि क्या कंप्लेन है, कंप्लेन की कॉपी, कंप्लेन जो है किस रूल का मिसकंडक्ट है, प्लस इसके साथ क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आए थे कंप्लेन के साथ, क्या विटनेस थी, ये सारी चीजें होंगे। नाउ द चार्ज ऑफिशियल जो है हमारा वो यहाँ पर अपना क्या देता है, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। उसके लिए हम देते हैं टाइम 15 दिन का, अगर एम्प्लॉय ने नहीं दिया तो फिर 15 दिन, फिर 15 दिन, मैक्सिमम जो है 3 बार 15-15 करके हम बढ़ाते हैं, यानी कि टोटल हमारा क्या है 45 दिन का हम टाइम देते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है इन द मीन वाइल यहाँ पर जो है अपॉइंट करती है इंक्वायरी अथॉरिटी।
इंक्वायरी अथॉरिटी का काम क्या है? इंक्वायरी करना। क्या इंक्वायरी अथॉरिटी ही जो है इंक्वायरी कर सकती है? नहीं। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चाहे तो वो खुद भी जो है इंक्वायरी कर सकती है। इंक्वायरी अथॉरिटी के साथ साथ यहाँ पर ये एक और पर्सन को अपॉइंट करती है जिसका नाम क्या होता है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो डिपार्टमेंट की तरफ से केस को प्रेजेंट करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओ बोल रहे हैं। इंक्वायरी अथॉरिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में आईओ बोलते हैं। ये इंक्वायरी को जो है कितना टाइम दिया जाता है? भाई कितने दिन के अंदर आपको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर नहीं हुई तो 6 महीने और बढ़ा देंगे, बट 6 महीने में कोशिश करनी है। जिस दिन इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट हो गई उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो हमारा चार्ज ऑफिशियल है उसको जो है 10 दिनों के अंदर सबसे पहले हम भेजते हैं प्रीलिमिनरी हियरिंग का नोटिस। प्रीलिमिनरी हियरिंग क्या होते हैं? बेसिक क्वेश्चन जो है पूछताछ करेंगे, आपसे पूछेंगे आप गिल्टी हो नहीं हो। अगर गिल्टी है पर्सन तो जो है यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है, हम इंक्वायरी खत्म कर देंगे क्योंकि इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिया है। इंक्वायरी अथॉरिटी और प्रेजेंटिंग ऑफिसर के साथ साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ होंगे। अब जो डिसिप्लिन अथॉरिटी इंक्वायरी करनी है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देगी, किसके पास होंगे वो डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास। ओरिजिनल इंक्वायरी अथॉरिटी उसकी कॉपी रखती है। मान के चलते हैं कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो पाए, इंक्वायरी अथॉरिटी पहले अपॉइंट होगी, अभी प्रेजेंटिंग ऑफिसर की सर्च जारी है, ऐसे केस में हम इंक्वायरी अथॉरिटी को दे सकते हैं, अदरवाइज प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास ही डॉक्यूमेंट्स होंगे, याद रखेंगे। डन। तो 10 दिनों के अंदर हमने प्रीलिमिनरी हियरिंग का नोटिस भेजा, प्रीलिमिनरी हियरिंग पे एम्प्लॉय नहीं आया तो हम रेगुलर हियरिंग का नोटिस भेज देंगे कि भाई आ जाओ, विद एक्नॉलेजमेंट कि भाई इस डेट पर, इस टाइम पर, इस वेन्यू पर आपको जो है मीटिंग के लिए आना है। प्लस ये आपका जो डिफेंस असिस्टेंट है जो है आपको वो आपको बताना है। डिफेंस असिस्टेंट जो कि जो हमारा चार्ज ऑफिसर है उसकी तरफ से केस को प्रेजेंट करेगा। मान के चलते एम्प्लॉय नहीं आया तो हम प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेंगे 30 दिन का टाइम है, आप जो है क्या करो, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग विटनेस इस कंप्लेन के लिए वो इकट्ठा करके लाओ। ये इकट्ठा करके लाएगा, हम जो है फिर जो है चार्ज ऑफिसर को फिर से नोटिस भेजेंगे कि भाई हमने कुछ और डॉक्यूमेंट्स और विटनेस लेकर आए हैं, आप क्या करो आके इंस्पेक्ट कर लो। इंस्पेक्ट कर लो डॉक्यूमेंट्स को, 5 दिन का टाइम है, 5 दिन नहीं तो एम्प्लॉय को फिर 5 दिन का और देंगे, तो मैक्सिमम 10 दिनों का टाइम देंगे। पूरी इंक्वायरी जब हमारी खत्म हो जाती है तो इंक्वायरी रिपोर्ट हम किसके पास भेज देते हैं? इंक्वायरी रिपोर्ट भेज देते हैं डिसिप्लिन अथॉरिटी के पास। इंक्वायरी अथॉरिटी का काम है सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी करना, ये पेनल्टी पर डिसीजन नहीं ले सकती है। डिसिप्लिन अथॉरिटी पेनल्टी पर डिसीजन ले सकती है। अब डिसिप्लिन अथॉरिटी की बात कर ही रहे तो फंक्शन देख लेते हैं। तो डिसिप्लिन अथॉरिटी सबसे पहले डिसाइड करती है इंक्वायरी होगी या नहीं। तो डिसिप्लिन अथॉरिटी का डिसीजन होता है एम्प्लॉय को सस्पेंशन देना है, एम्प्लॉय को पेनल्टी देना है, ये डिसिप्लिन अथॉरिटी कर सकती है। इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट करना, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना, ये डिसिप्लिन अथॉरिटी करती है। तो ये सारे जो है काम हम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंक्वायरी की किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कि मैंडेटरी इंक्वायरी होगी क्योंकि ये हमारा आर्टिकल 311 के तहत प्रोटेक्टेड है, यानी कि मेजर पेनल्टी के तहत आप कोई भी इंक्वायरी, जो कोई भी पेनल्टी बिना इंक्वायरी के आप नहीं दे सकते, जरूरी है इंक्वायरी होना। तो यानी कि हमारे पास इंक्वायरी ऑफिसर होगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा, ये सब होंगे। देन हम बात करते हैं रूल 16 की। रूल 16 हमारा क्या है? प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग द माइनर पेनल्टी। अब माइनर पेनल्टी में क्या है? ओनली अ रिप्रेजेंटेशन इज नीडेड अनलेस द अथॉरिटी डिसाइड अदरवाइज। तो यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर भी हम जो है पेनल्टी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट हम 15 डेज का टाइम देते हैं एम्प्लॉय को अपना डिफेंस देने के लिए, और 45 डेज के अंदर एम्प्लॉय जो है अपील कर सकता है। इसमें हमारे पास काफी सारी टाइम लिमिट है, कुछ मैंने आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट फॉर्म में करवा दिया फ्लो चार्ट में, आप इसको याद रखेंगे। हिंदी में बात कर लेते हैं। अनुशासनात्मक प्रक्रिया आपके पास जो है नियम 14 और नियम 16 में है। दीर्घ शास्त्री जो है आपकी, यानी कि दीर्घ शास्त्री, दीर्घ दंड जो है आपके, उसके लिए जो हमारा रूल है वो है नियम 14, जिसमें कि इंक्वायरी होना जरूरी है, यानी कि जांच होना जरूरी है। जांच अधिकारी होगा और हमारे पास होगा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी। नियम जो 16 है हमारे पास, उसमें हमारे पास है लघु शास्त्री के लिए प्रक्रिया, यानी कि एक अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है जब तक कि पदाधिकारी अन्यथा निर्णय ले। बहुत सारी इसमें हमारे पास टाइम लिमिट और भी है, समय सीमा और भी है, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट की मदद से करवा दी है। इसके अलावा हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम 15 दिन याद रखेंगे। अपील हम कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में हम अपील कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बेसिकली अभी हमने जो है ओवरऑल वो हमने सारी चीजें देख ली हैं। फिर भी क्विकली कि डिसिप्लिन अथॉरिटी क्या है, जिसका काम क्या है? इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट करना, बेसिकली जो भी हायर अथॉरिटी उसको यहाँ पर अपॉइंट कर रही है, पेनल्टी इंपोज कर सकती है। इंक्वायरी प्रोसेस की बात करें तो चार्जशीट चाहिए, हमें इंक्वायरी ऑफिसर चाहिए, एविडेंस होगा, हियरिंग होगा, और फिर जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट यहाँ पर बनेगी वो सबमिट हो जाएगी हमारी किसको? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, ठीक है। तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी
नियुक्ति पदाधिकारी या फिर हमारा जो उच्च अधिकारी को प्रयुक्त यहाँ पर जो है इंक्वायरी ऑफिसर जो बेसिकली उसको अपॉइंट कर रहा है, जुर्माना लगा सकता है यानी कि पेनल्टी लगा सकता है, दंड दे सकता है। जांच प्रक्रिया की बात करें तो आरोप पत्र होगा, जांच अधिकारी हमारे पास, साक्ष्यान सुनवाई है और रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये जो थी मैंने मेन चीजें आपको बता दी हैं। तो ठीक है, ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। फोकस किस पे करना है, रूल नंबर 1 पे फोकस करना है, रूल नंबर 2 पे फोकस करना है, रूल नंबर 4 पे फोकस करेंगे, रूल नंबर 10 पे फोकस करेंगे, रूल नंबर 10 जो है, रूल नंबर 11, रूल नंबर 14, रूल नंबर 15, रूल नंबर 16, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको आप किसी भी केस में नहीं छोड़ सकते। अगर अभी तक भी आप लोगों ने अपने जो है रिवीजन कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि भाई कैसे रिवीजन करनी है, ये रूल है जहां पर आपको फोकस करना है। इन रूल्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम सारी चीजें जो है कवर हो जाएंगे, लेकिन जो क्लास में मैंने करवाया उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें, क्योंकि वहां पर हमने एक जगह पर सारी चीजें की है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये रिवाइज करना है। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक, हमारा डन हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट was detained in custody at 10 AM on the Monday। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको क्या हुआ कि एक सरकारी कर्मचारी को सोमवार सुबह 10 बजे हिरासत में लिया गया है एंड रिलीज एट 10 AM ऑन वेडनेसडे, और बुधवार सुबह 10 बजे रिहा कर दिया गया। तो इज ही डीम्ड सस्पेंडेड, क्या उसे निलंबित माना जाएगा, यस और नो। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग मैंने एमसीक्यू लिए हैं। इसके पहले भी यूट्यूब पर बहुत सारी सीरीज है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सीसीए की, सस्पेंशन आपको बहुत डिटेल में अलग से मिल जाएगा, मेजर माइनर पेनल्टी आपको बहुत अलग से डिटेल मिल जाएगी, डेमो क्लास के अकॉर्डिंग वहां पर आपके जो है रूल नंबर 1 2 है जो कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपका जो है सीसे कवर है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए हैं, पीवाईपी भी हमने किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अलग से क्वेश्चन है ताकि आपको लगे ना कि भाई सेम ही रिपीट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोई जो एम्प्लॉय है वो जो है सुबह 10 बजे कस्टडी में लिया गया और बुधवार को जो सोमवार को बुधवार को 10 बजे छोड़ दिया गया। तो क्या ये डीम्ड सस्पेंशन है, यस और नो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट नो बिकॉज इट हैज नॉट बीन 3 डेज, नहीं क्योंकि 3 दिन अभी नहीं हुए हैं। सेकंड यस बिकॉज डिटेंशन एक्सीड 48 आवर्स, यहाँ क्योंकि हिरासत जो है 48 घंटे से ज्यादा की हो चुकी है। थर्ड नो ओनली इफ इज कन्विक्टेड, नहीं अगर वो आरोपी होगा तो ही हम डीम्ड सस्पेंशन मानेंगे, यानी कि मानित निलंबन मानेंगे। ठीक है, यस बट ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज, हाँ मानेंगे लेकिन डेट ऑफ रिलीज से मानेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट है। तो हमने भी पढ़ा कि डीम्ड सस्पेंशन हमारा क्या है, मानित निलंबन क्या है। जब आपका 48 घंटे से ज्यादा आपके हो जाते हैं तो हम मानित निलंबन है, और हम हमेशा टाइम से देखते हैं। हम कभी भी रात के 12 बजे से नहीं देखते कि मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, फिर वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे तो पूरा नहीं हुआ, हम ऐसा कभी भी नहीं देखते। हम टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मंडे जो है 10 o'clock, फिर ट्यूसडे 10 o'clock जो है 24 घंटे हो गए, वेडनेसडे जो है 10 o'clock हमारा कितना हो गया, 48 घंटे हो गए। तो 48 घंटे से जैसे ही ज्यादा हो जाता है हिरासत में या जेल में, हम जो है मानित निलंबन यानी कि डीम्ड सस्पेंशन का हमारा केस है। तो आंसर हमारा क्या होगा, यस बिकॉज डिटेंशन जो है हमारी 48 आवर्स से ज्यादा हो गई है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू अ पेनल्टी अंडर द रूल नंबर 11। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपको लगता है जो दंड नहीं है, शास्ति नहीं है, पेनल्टी नहीं है रूल नंबर 11 के तहत। ऑप्शन ए जो है हमारा है सेंश्योर, ऑप्शन बी है हमारा विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर फेलिंग अ डिपार्टमेंटल एग्जाम, थर्ड हमारा कंपल्सरी रिटायरमेंट, फोर्थ रिकवरी फ्रॉम द पे ऑफ द पेक्यूनरी लॉस। व्हाट इज पेक्यूनरी, पेक्यूनरी इज बेसिकली मॉनेटरी लॉस, जो भी माल हानि हुई है, पैसे की जो हानि हुई है उसके रिगार्डिंग उसकी रिकवरी करना। कौन सा जो है यहाँ पर पेनल्टी नहीं है, विच इज नॉट दी पेनल्टी एज पर रूल नंबर 11, हमारा कौन सी पेनल्टी नहीं है, फटाफट से बताइए कि कौन सा आंसर है।
सेंश्योर विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर फेलिंग ए डिपार्टमेंटल एग्जाम, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिकवरी फ्रॉम द पे ऑफ पेक्यूनरी लॉस। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सेंश्योर हमारी क्या है, माइनर पेनल्टी है, सबसे छोटी पेनल्टी अभी हमने बात की। रिकवरी फ्रॉम द पेक्यूनरी लॉस, ये भी हमारी माइनर पेनल्टी है, ये भी हमने बात की। नाउ कंपल्सरी रिटायरमेंट इज अ मेजर पेनल्टी, कौन सी नहीं है पूछा गया, डज नॉट, तो ये हमारी जो है पेनल्टी नहीं है। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को जो है यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर एम्प्लॉय ने फेल कर दिया है और यहाँ पर हम इंक्रीमेंट नहीं दे रहे तो इट्स ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। तो बी नहीं है, बी नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है। सेंश्योर इज अ पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना, ठीक है, ताकि आप ये समझ के करो कि आप एग्जाम में बैठे हो तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आपको आंसर करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द सीसीएस कंडक्ट रूल्स फ्रेम्ड। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो है सीसीए रूल्स बनाए गए हैं। प्रेसिडेंट को पावर दी गई है सेंटर में जो है सीसी रूल्स बनाने के, यानी कि सर्विस कंडीशन रूल्स बनाने के, और स्टेट में पावर है गवर्नर के पास कि वो जो है सीसी रूल्स यानी कि सर्विस जो हमारे रूल्स है वो बना सकता है। तो आपको बताना है हमारा कौन सा आर्टिकल है, अभी मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर क्लास में भी। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, आर्टिकल 309 या फिर आर्टिकल 14, विच इज द करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किस आर्टिकल के तहत हमने जो है सीसीए रूल्स बनाए हैं। तो अभी हमने बात की थी आर्टिकल 309। जब आप अपना सीसीए रूल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में, मैंने हमेशा आपको आर्टिकल करवाए हैं कि आर्टिकल 309, 310, 311 तीनों पढ़ना जरूरी है। तो कौन सा है हमारा, आर्टिकल 309 है, जिसके तहत की जो है सीसीए रूल्स बनाने की पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, उसी के तहत ये जो है बनाए गए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 309, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूल नंबर 1 से है, जो सीधा रूल नंबर 1 है आपका, ऑन विच डेट डिड द सीसीए रूल्स 1965 केम इनटू फोर्स। किस तारीख को जो है सीसीए जो है वो लागू हुए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका क्या है, जो है यहाँ पर हमारा 1 जनवरी 1965, 1 जनवरी 1965 को हुए थे। सेकंड हमारा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1965 को हुए थे, 1 दिसंबर 1965 या फिर 26 जनवरी 1965। कब लागू हुए थे सीसीए रूल्स आपके, कब लागू होते, विच ऑप्शन इज करेक्ट है। On which date did the CCA rules 1965 came into force? आंसर जो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, विच इज करेक्ट। कमेंट जरूर करो, चाहे आपका आंसर गलत है सही है, लेकिन कमेंट करो ताकि आपको पता लगेगा कि हाँ जो है सही है कि नहीं है, वो तैयारी आपको पता चलेगी। सो डोंट हेजिटेट द। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर, कब लागू हुए थे, लागू हुए थे 1 दिसंबर 1965 को। रूल नंबर 1 है सीसीए का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको पूरा कंप्लीट कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में भी आपको क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली बनेंगे। तो 1 दिसंबर 1965 को हुए थे, सी है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीसीए रूल्स नॉट अप्लाइकेबल। निम्नलिखित में से किस पर आपके जो सीसीए रूल्स हैं वो लागू नहीं होते हैं, कहां पर लागू नहीं होंगे। ऑप्शन ए है हमारा सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस, यानी कि रक्षा सेवाओं में सिविलियन सरकारी कर्मचारी। सेकंड ऑप्शन हमारा सेंट्रल सिविल पोस्ट होल्डर, केंद्रीय नागरिक पद धारक। थर्ड ऑप्शन हमारा एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन टू स्टेट, राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी। फोर्थ है हमारा मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य। अगर आपने क्लास देखी है ध्यान से, और वहां पर मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई है कि कैसे आपको याद रखना है कि कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, वो ट्रिक्स यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो इजिली आप इसका आंसर जो है फटाफट से दे पाएंगे। आपको ऑप्शन में दिख जाएगा कि कौन सा आपका करेक्ट है। तो क्या पूछा गया है, नॉट अप्लाइकेबल, कौन सा अप्लाइकेबल नहीं है। तो हमें पता है कि भाई जो है हमारी जितनी भी सेंट्रल सिविल सर्विस है, पोस्ट है, सब पर लागू होता है, और उसके साथ साथ जो डिफेंस में सिविल है उस पर भी लागू होता है। चलो ये तो हमारा हो गया कि भाई सेंट्रल सिविल पोस्ट पर भी लागू होता है, और जो है सिविलियन जो डिफेंस में उस पर भी लागू होता है। इसके अलावा क्या तो है हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि फोर्थ। तो वहां पर हमने बात की थी, जो हम बात करते हैं नहीं लागू होगा तो हमारे एआईएस पर लागू नहीं होता, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज पर लागू नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर रूल 10, यानी कि हमारा जो सस्पेंशन का रूल है उससे क्वेश्चन है, एज पर रूल 10 ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड सस्पेंडेड इफ डिटेन इन कस्टडी फॉर मोर देन। रूल नंबर 10 के तहत नियम 10 के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कितनी अवधि से अधिक हिरासत में रखा जाता है तो उसे माना गया निलंबन, यानी कि जो है मान्य निलंबन जो है डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाएगा, मानित निलंबन जो है माना जाएगा। ऑप्शन ए है हमारा
48 घंटे, बी है हमारा 24 घंटे, सी है हमारा 12 घंटे और डी है हमारा 72 घंटे। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? अभी हमने डिस्कस किया है, थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया है, अभी हमने इसका क्वेश्चन भी पढ़ा है। पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ से था, तो वहां पर बस हमारे पास जो है सेंटेंस दिया हुआ था, जो है सिचुएशन दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो डीम्ड सस्पेंशन हमारा क्या होता है? हमेशा 48 घंटे। 48 घंटे तक अगर कोई एम्प्लॉय जो है हमारा हिरासत में है या जेल में है, तो वो हमारा मानित निलंबन है, डीम्ड सस्पेंशन का केस है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। Now move to the next question, question number 7. Question number 7 हमारा क्या है? An order of suspension must be reviewed by the competent authority before the expiry of, ये भी हमने पढ़ा है अभी क्लास में सस्पेंशन के बारे में। तो जो भी हमारा सस्पेंशन का ऑर्डर है वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को कितने दिनों से पहले जो है यहाँ पर उसको रिव्यू करना होता है? तो निलंबन के आदेश की समीक्षा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसकी समाप्ति से पहले की जानी चाहिए? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 180 दिन। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारा पहला सस्पेंशन ऑर्डर कितने दिन का होता है? 90 दिन का होता है, 90 डेज का होता है। तो कितने दिन पहले हम रिव्यू करेंगे? 90 डेज की एक्सपायरी से पहले हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर नहीं किया, 90 डेज जो है चूक गए, तो फिर वो हमारा ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। तो 90 डेज इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड एट वन टाइम आफ्टर द रिव्यू? अगर आपने सस्पेंशन को चलो रिव्यू भी कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ बढ़ाना है, तो कितने दिन तक आप जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं? मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए बढ़ा सकते हैं एक बार में? समीक्षा के बाद एक बार में निलंबन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है जिसको आप बढ़ा सकते हैं एक बार में? एक बार में अगर आपको मैक्सिमम सस्पेंशन बढ़ाना है तो कितने दिन बढ़ाएंगे? 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन या फिर 1 साल? तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा जो है करेक्ट है। यहाँ पर एक बार में आपको बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा समय के लिए, तो आप 180 दिन के लिए जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसको आप बढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ माइनर पेनल्टी अंडर रूल नंबर 11? रूल नंबर 11 के तहत इनमें से कौन सी जो है लघु दंड माना जाएगा? निम्न 11 के तहत निम्नलिखित में से किसे लघु दंड या लघु शास्ति माना जाएगा? सबसे छोटी पेनल्टी हमारी माइनर पेनल्टी जो है, रूल नंबर 11 में हमारे पास मेजर पेनल्टी भी है, माइनर पेनल्टी भी है। आपको बताना है माइनर पेनल्टी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच इज अ माइनर पेनल्टी? ऑप्शन ए सेंश्योर, बी हमारा है कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी कि अनिवार्य है सेवानिवृत्ति, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन पे स्केल वेतनमान में निचले स्तर पर कटौती, फोर्थ है हमारा रिमूवल फ्रॉम दी सर्विस। तो देखो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन क्लियर दिखाई दे रहे हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड रिमूवल फ्रॉम द सर्विस। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे पास मेजर पेनल्टी होते हैं। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ पे स्केल कैन बी अ माइनर पेनल्टी, कैन बी अ मेजर पेनल्टी। लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली माइनर पेनल्टी कौन सी है? सेंश्योर है। तो वो हम यहाँ पर याद रखेंगे कि सेंश्योर, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ए है। अब जो है यहाँ पर एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ रिगार्डिंग द माइनर और मेजर पेनल्टी। तो माइनर और मेजर पेनल्टी जो है, आप देखोगे कि आप अगर माइनर और मेजर पेनल्टी पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो है सेम पेनल्टी माइनर में भी है, सेम पेनल्टी मेजर में भी है। क्या डिफरेंस होता है फिर अगर सेम सेम पेनल्टी है? तो माइनर में जो भी आप पेनल्टी दोगे वहां पर एक वर्ड आपको मिलेगा विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, विदाउट या फिर नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एम्प्लॉय की जो पेंशन, एम्प्लॉय का जो ये पेनल्टी है डज नॉट अफेक्ट हर पेंशन, डज नॉट अफेक्ट द पेंशन। ये आपको याद रखना है। अगर आपको वर्ड दिखाई दे नॉन क्यूमुलेटिव या विदाउट क्यूमुलेटिव या फिर जो है आपको दिखाई दे डज नॉट अफेक्ट द पेंशन, वो हमारी माइनर है। मेजर में हमारा क्या होता है? क्यूमुलेटिव है, यानी कि ये हमेशा के लिए होती है, इसकी भरपाई कभी नहीं होगी और इसीलिए ये क्या करेगी? डज अफेक्ट द पेंशन। मेजर पेनल्टी पर पेंशन पर अफेक्ट पड़ता है। कई बार आपको सेम मिले तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ऑप्शन नंबर ए सेंश्योर जो हमारी पेनल्टी है वो हमारी यहाँ पर जो है माइनर पेनल्टी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर जो है 10 वो हमारा क्या है, विच पेनल्टी डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, कौन सा दंड किसी व्यक्ति को भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करता है। विच पेनल्टी डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, कौन सी पेनल्टी है जिसके कारण एम्प्लॉय फ्यूचर में जो है कभी भी जॉब नहीं कर सकता है, जो है उसको डिस्क्वालीफाई करता है। तो कौन सा दंड किसी व्यक्ति को भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करता है। तो आपको ये बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, कंपल्सरी रिटायरमेंट या सस्पेंशन, सेवा से हटाना, सेवा से बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्त या फिर निलंबन। अभी हमने इसको थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया है, तो हमने क्या डिस्कस किया था, रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, तीनों ही मेजर पेनल्टी है। रिमूवल और डिसमिसल में क्या डिफरेंस होता है, रिमूवल में जो है पोस्ट से हटाया जाता है, एम्प्लॉइज के बाद जो है सेम गवर्नमेंट या कोई और अदर गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकता है, बट डिसमिसल के केस में ऐसा नहीं कर सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिसमिस में ऐसा नहीं होता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रूल 14 ऑफ द सीसीए रूल्स डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग। तो रूल नंबर मैंने आपको बताया था कि अभी थ्योरी पार्ट में भी की, आपको याद रखना है। तो रूल नंबर 14 हमारा किसके बारे में है, रूल नंबर 14 ऑफ सीसीए रूल्स डील विद द प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग। सीसीए नियमों का नियम 14 किसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है, रूल फॉर इम्पोजिंग विच पेनल्टी, अभी हमने डिस्कस किया था। माइनर पेनल्टी लघु दंड या लघु शास्ति, मेजर पेनल्टी दीर्घ दंड या दीर्घ शास्ति, सस्पेंशन यानी कि निलंबन, अपील या फिर किस में प्रोसीजर किसका है। तो रूल नंबर 14 इज अबाउट द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, रूल नंबर 16 इज अबाउट द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी, रूल नंबर 15 इज एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट, रूल नंबर 10 इज सस्पेंशन, रूल नंबर 11 इज पेनल्टी। ये सारे आपको याद रखने हैं। तो रूल नंबर 14 हमारा क्या है, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग द मेजर पेनल्टी यानी कि दीर्घ दंड या दीर्घ शास्ति के लिए जो है हमारा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, अकॉर्डिंग टू रूल 22 अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स डज नो अपील लाई। आपको बताना है कि नियम 22 में जो आप पढ़ते हो उसमें आपको बढ़ाया जाता है कि किस किस आदेश के विरुद्ध आप अपील कर सकते हो, किसके लिए नहीं कर सकते हो। तो नियम 12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, किसके तहत आप कोई अपील नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है आपका एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, निलंबन का आदेश। ऑप्शन बी है आपका एनी ऑर्डर पास बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा पारित कोई भी आदेश। ऑप्शन सी है आपका एन ऑर्डर इंपोजिंग ए माइनर पेनल्टी, लघु दंड लगाने वाला आदेश। या फोर्थ है हमारा एन ऑर्डर एनहांसिंग ए पेनल्टी, दंड बढ़ाने वाला आदेश। कौन सा ऑप्शन आपको जो लगता है यहाँ पर जिसके लिए आप अपील नहीं कर सकते, आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं साथ साथ। तो पहला है निलंबन का आदेश, तो सस्पेंशन है तो इसके लिए हमें पता है हम अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। अगर कोई भी पेनल्टी हमारी बढ़ रही है तो उसके लिए भी हम अपील कर सकते हैं, माइनर पेनल्टी लगी है उसके लिए भी हम अपील कर सकते हैं। हम किसके लिए अपील नहीं कर सकते, अगर कोई ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा पास हुआ है, इंडिया फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, तो इन्होंने अगर पास कर दिया है तो फिर हम अपील नहीं कर सकते। तो कोई भी ऑर्डर अगर प्रेसिडेंट द्वारा पास है तो उसके लिए हम अपील नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, What is the period of limitation for filing an appeal under Rule 25? नियम 25 के तहत अपील दायर करने की समय सीमा क्या है, कितने दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। अभी ये भी हमने डिस्कस किया था। तो विच इज करेक्ट ऑप्शन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 45 दिन। अगर आपको अपील करनी है तो कितने दिन के अंदर आपको अपील कर देनी चाहिए, व्हाट इज द टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट हमारी कितनी है, 45 डेज। याद रखेंगे कितने दिन के अंदर अपील हो जानी चाहिए, 45 डेज के अंदर। यानी कि रूल हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अब हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। सिंपल तो क्वेश्चन आपने देख लिए क्योंकि एग्जाम में सभी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल भी आते हैं लेकिन स्टेटमेंट वाले भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको लगता है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट बता देती हूँ मैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सस्पेंशन अंडर रूल 10। तो नियम 10 के तहत जो निलंबन है आपकी, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सस्पेंशन के रिगार्डिंग आपके पास स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सस्पेंशन इज अ फॉर्मल पेनल्टी अंडर रूल नंबर 11। निलंबन नियम 11 के तहत एक औपचारिक दंड है। ऑप्शन बी कहता है, सेकंड जो है हमारी स्टेटमेंट, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी
shall remain in force until it is modified or revoked. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया गया निलंबन का आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उसे संशोधित या रद्द न किया जाए. थर्ड हमारा क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट shall be deemed to have been placed under suspension if he is retained in custody for a period exceeding 24 hours. या फिर यदि किसी सरकारी कर्मचारी को 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है तो उसे निलंबित माना जाएगा. Which option is correct here? First and second only, second and third only, या first, second and third? कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है यहाँ पर करेक्ट है? ये क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे. विच इज राइट हियर? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है यहाँ पर हमारा करेक्ट है? रिगार्डिंग द सस्पेंशन 3 स्टेटमेंट दी गई है, पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. विच इज करेक्ट हियर? सबसे पहली स्टेटमेंट हमारा क्या है? इज अ फॉर्मल पेनल्टी. हमने अभी बात की थी कि सस्पेंशन ना तो हमारा पेनल्टी है और ना ही हमारा पनिशमेंट. इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. टेम्पररी डिटैचमेंट किया जाता है फ्रॉम द सर्विस. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज रिवोक्ड और द मॉडिफाई. तो 90 दिनों के अंदर आपको मॉडिफाई रिवोक करना होता है, अगर नहीं किया तो हमारा ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट कहती है डीम्ड सस्पेंशन के केस में यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है 24 आवर्स और डीम्ड सस्पेंशन हमारा कितने टाइम का होता है? 48 आवर्स का. तो वो हम यहाँ पर याद रखेंगे. थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी. ठीक कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ सेकंड. तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी ओनली. सेकेंड ओनली जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है स्टेटमेंट बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 15 विद रेफरेंस टू रूल नंबर 14. जो क्या है हमारा रूल नंबर 14? प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज कंसिडर दी स्टेटमेंट. नियम 14 जो दीर्घ दंड या दीर्घ शास्ति के संदर्भ में है, इन कथनों पर आपको विचार करना है. ऑप्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी वो क्या है? The disciplinary authority must itself conduct the inquiry in all cases. अनुशासनिक पर जो आपकी प्राधिकारी है को सभी मामले में स्वयं जांच करनी चाहिए. क्या जो है पेनल्टी अगर कोई भी कंप्लेन आई है तो क्या इंक्वायरी कौन करता है? क्या सभी में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करती है? नहीं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी कर सकती है और उसके साथ पहले हमारा क्या रहता है? इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो हम अपॉइंट करते हैं. Second, the government servant may take the assistant of a government servant to present the case on his behalf. कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की असिस्टेंस ले सकता है अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए. तो यस, आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो है यहाँ पर उसको डिफेंस असिस्टेंस बना सकते हो, इवन अगर वो एम्प्लॉय खुद सस्पेंशन पर है तो भी. तो सरकारी कर्मचारी अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकता है, तो बिल्कुल ले सकता है. थर्ड, लीगल प्रैक्टिशनर कैन बी अगेंस्ट एज डिफेंस असिस्टेंस बाय द चार्ज ऑफिसर एज अ मैटर ऑफ राइट. मैटर ऑफ राइट नहीं होता. अगर आपको जो है डिफेंस असिस्टेंस बनाना है तो उसके हमारे पास दो केसेस हैं. अगर आप एक डिफेंस असिस्टेंट जो है एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर करना चाहते हो, सबसे पहला तो अगर हमारा जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो लीगल प्रैक्टिशनर है तो आप भी हायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड हमारा कि अगर मान के चलते हैं ये लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और आप चाहते हो नहीं मुझे तो लीगल प्रैक्टिशनर ही चाहिए यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा? आपको जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेनी होगी, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो. एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं कर सकते. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी जो है यहाँ पर गलत है. फर्स्ट भी गलत है, सेकंड हमारी करेक्ट है. तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है? तो सेकंड ओनली. तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. रिगार्डिंग द माइनर पेनल्टीज अंडर रूल 16. तो रूल 16 हमारा क्या था? प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग द माइनर पेनल्टीज. तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है. यानी कि नियम 16 के तहत लघु दंड के संबंध में कौन सा कथन सही है? लघु शास्ति जो है आपकी प्रोसीजर की किस तरीके से इंपोज करना है लघु दंड के बारे में, माइनर पेनल्टी, प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग माइनर पेनल्टी, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है. फर्स्ट है आपका होल्डिंग एन इंक्वायरी इज मैंडेटरी इन एवरी रूल नंबर 16 केस. प्रत्येक नियम 16 के मामले में जांच करना अनिवार्य है. सेकेंड स्टेटमेंट हमारी कहती है द ऑफिशियल मस्ट बी गिवन ए पीरियड ऑफ 15 डेज टू सबमिट हिज रिप्रेजेंटेशन. कर्मचारी को अपना अभ्यवेदन प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए.
थर्ड स्टेटमेंट है सेंश्योर इज द मोस्ट सेवरे ऑफ ऑल माइनर पेनल्टीज, प्री निंदा सेंसर सभी लघु दंडों के में सबसे गंभीर है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ विटनेस इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस द डीए डिसाइड अदरवाइज, गवाहों के साक्ष्य दर्ज करना आवश्यक नहीं है जब तक कि डीए अन्यथा निर्णय न ले। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है कि इंक्वायरी होल्ड करना जरूरी है हर एक केस में 16 में, तो आंसर हमारा क्या है, नहीं है, क्योंकि हम जो है सेंश्योर के केस में हम नहीं करते हैं। सेकंड, ऑफिशियल मस्ट बी गिवन ए पीरियड ऑफ 15 डेज, रिप्रेजेंटेशन में हमने शॉर्ट ट्रिक याद किया, जहां रिप्रेजेंटेशन वहां पर आंसर 15 दिन, लेकिन उसके साथ हमने ये भी पढ़ा है जहां माइनर यानी कि हम कम कर देंगे 10 दिन है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 15 दिन के बजाय हम कितना दिन का समय देते हैं, 10 दिन का हम समय देते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंश्योर इज द मोस्ट सेवरे ऑफ द माइनर पेनल्टी, नहीं ये तो सबसे छोटी पेनल्टी है, तो दिस इज सबसे छोटी है, तो यहाँ पर हमारी मोस्ट सेवरे नहीं है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पेनल्टी जो है हमारी ये है। फोर्थ है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ विटनेस इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस डीए डिसाइड अदरवाइज, तो यस ये हमारी करेक्ट है। अगर लगता है कि भैया रिकॉर्ड करना है तो हम कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करना, ठीक है। तो पहली 3 स्टेटमेंट गलत है, हमारी जो है फोर्थ यहाँ पर हमारी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो है कि हमारा क्या है 17 स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन एक्ट एज एन इंक्वायरी ऑफिसर, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो हमारी इंक्वायरी अथॉरिटी की तरह काम कर सकती है, यानी कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चाहे तो इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट करने की बजाय खुद से इंक्वायरी कर सकती है। स्टेटमेंट सेकंड हमारी द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन नॉट बी अपीलेट अथॉरिटी, अनुशासनिक प्राधिकारी उसी मामले के लिए अपीलीय प्राधिकारी नहीं हो सकती है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए only statement first is correct, second only statement second is correct, third हमारी both statements are correct और fourth हमारा neither is correct। तो पहला स्टेटमेंट क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन एक्ट एज एन इंक्वायरी ऑफिसर, यस कर सकती है, इंक्वायरी अथॉरिटी का भी ऑप्शन है लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है। सेकंड है द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन नॉट बी द अपीलेट अथॉरिटी, बिल्कुल नहीं हो सकती, सेम केस के लिए किसी और केस के लिए अपीलेट अथॉरिटी हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे एचओडी एचओ हमने पढ़ा है, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा है, ये कभी किसी के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे, कभी अपीलेट अथॉरिटी होंगे, कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, कभी रिवाइजिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी होंगे, है ना। तो किसी पोस्ट के लिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकता है वो किसी और के लिए अपीलेट अथॉरिटी हो, लेकिन जो सेम केस है उसके लिए वो खुद ही अपीलेट अथॉरिटी नहीं हो सकती, अपीलेट अथॉरिटी हमेशा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से सीनियर अथॉरिटी होगी। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन नॉट बी द अपीलेट अथॉरिटी फॉर द सेम केस, तो कैन नॉट भी दिया गया तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी, तो फर्स्ट और सेकंड हमारी दोनों ही करेक्ट है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया यहाँ पर, हमारा सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, a suspension order must be reviewed by the review committee before the expiry of 90 days. If it is extended, what is the maximum duration of the extension at any one time? जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसको रिव्यू कमेटी रिव्यू करती है 90 दिन से पहले, अगर हमें एक्सटेंड करना है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा जिसको हम एक बार में एक्सटेंड कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन हमने पढ़ा है और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार घुमा फिरा के इसी तरीके से स्टेटमेंट से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसलिए आपको अब इसका आंसर पता होना चाहिए। हम 3-4 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द आंसर। निलंबन आदेश की समीक्षा 90 दिनों की समाप्ति से पहले की जानी चाहिए, यदि इसे बढ़ाया जाता है तो एक बार में विस्तार की अधिकतम अवधि क्या होगी, मैक्सिमम कितने दिनों के लिए आप बढ़ा सकते हैं, 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन या फिर 1 साल। तो हमने क्या पढ़ा था 180 डेज इज द मैक्सिमम टाइम जिसमें क्या आप बढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है आपका वो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है आफ्टर रिसीविंग द आर्टिकल ऑफ चार्जेस फॉर अ मेजर पेनल्टी हाउ मेनी डेज डज द गवर्नमेंट सर्वेंट हैव टू सबमिट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। तो जो क्लास जो ऑलरेडी क्लास में मेरे पास लाइव या रिकॉर्डेड बैच में उनको पता है, हमने क्या देख लिया वर्ड रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, तो आपको बताना है कि क्या आंसर होगा, शॉर्ट मेथड आपको अपनाना है। तो दीर्घ दंड के लिए आरोप पत्र प्राप्त करने के बाद सरकारी कर्मचारी के पास रक्षा का लिखित विवरण यानी कि WSD रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कितने दिन में देनी होती है, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन। तो हमें पता है राइट ऑप्शन क्या है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि रिटन स्टेटमेंट डिफेंस हो गए, अभी हमने डिस्कस किया था रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देनी है तो कितना टाइम मिलता है, 15 दिन का, 15 दिन में नहीं मिला तो फिर 15 दिन, फिर नहीं है तो फिर 15 दिन, मैक्सिमम 45 डेज देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनिशियली हम कितना टाइम देते हैं वो 15 दिन ही होता है, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी होगा ना कि डी, ठीक है। तो वो हम एक्सटेंशन के बाद देते हैं, अगर यहाँ पर आए एक्सटेंशन के बाद कुल है तो वो हमारा 45 दिन है, अभी हमारा क्या है बी 15 दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सीसीएस रूल का। तो एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस, आप छोड़ दो, what is the model timeline for the inquiry officer to complete the inquiry and submit the report। तो जो भी निर्देशा निर्देश हैं उसके अनुसार जांच अधिकारी यानी कि इंक्वायरी अथॉरिटी के लिए जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने की आदर्श समय सीमा क्या है। टाइम लिमिट से क्वेश्चन, अगेन टाइमलाइन से समय सीमा आपको याद रखनी है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। तो अभी हमने पढ़ा था कि डिसिप्लिन अथॉरिटी जब भी इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट करती है 6 महीने का समय देती है, 6 महीने में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई तो और 6 महीने का देंगे, लेकिन इनिशियली हमारा कितना है 6 मंथ्स है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, यानी कि 6 महीने। तो यहाँ पर हमारा जो सीसीए रूल्स है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको जो है ये सीरीज अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक अब आपको क्विकली रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो है अभी करेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल्स, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, तो अगर आप लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नाम, और शेयर कर देंगे हमारी हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिल जाती हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा स्टडी मटेरियल, ऐसे नोट जहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर है और आपका सपना प्रिंसिपल बनने का, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर हेड मास्टर, तो सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है टीचिंग पोस्ट में, चाहे वो जो है हमारा यूपीएससी बोर्ड हो, केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, टीयर 1 टीयर 2, सभी के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा हम आपको इंटरव्यू बैच भी प्रोवाइड करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम अवेलेबल है, ये आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, और जो है इस तरीके से आपके पास नोट्स पैक होकर आ जाते हैं। अगर आप जो है दिल्ली एनसीआर में, तो सेम डे डिलीवरी आपको मिल जाती है। इन केस अगर आप अपना ईएमआरएस का एग्जाम देने आ रहे हैं और उस टाइम पर आपको जो है किसी भी एग्जाम के नोट्स चाहिए हैं, तो उस दिन भी आप जो है सेम डे डिलीवरी दिल्ली एनसीआर में ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप जो है हमारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड बैच है, टेस्ट सीरीज है और इंटरव्यू बैचेस हैं। यूपीएससी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ईएमआरएस की वैकेंसी में पता है दिसंबर 26 में आनी है। एक न्यूज आर्टिकल आपने देखा था कि हमारे पास केवीएस एनवीएस में भी काफी सारी वैकेंसी, हालांकि अगले साल तो देखो पॉसिबिलिटी कम रहती है, एक साल छोड़ के अगले साल आती है, लेकिन टाइम आपने देख लिया कि बहुत कम मिलता है। जब आप अगर टीयर 1 टीयर 2 पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस में नए टॉपिक ऐड हो गए, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, क्योंकि टीयर 1 के बाद टीयर 2 में 1 महीने का भी पूरा समय नहीं मिला, और जो है टॉपिक भी हमारे बहुत सारे। तो अभी से अगर अपनी तैयारी करते हैं तो कंपटीशन के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास लाइव बैच हमेशा हर महीने जो है चलते हैं। तो आप जो है वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड अपने अकॉर्डिंग। यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, हमारे सभी के लिए बैच अवेलेबल है, चाहे वो आपकी इस बार की वैलिडिटी, अगली बार की वैलिडिटी, सारे टॉपिक आपके कवर हैं। उसमें आपके एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में सारी चीजें आपकी कवर की गई है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं, जो हमारा क्या है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स। सीसीएस कंडक्ट रूल्स यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स होते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वो आपके हमें कौन बताता है, वो हमें बताते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स। तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स क्या हैं? दीस रूल डिफाइन द कोड ऑफ कंडक्ट, की कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या एथिक्स आपको फॉलो करने हैं, कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसको कैसा होना चाहिए, कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए, क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है, वो सारे हमारे पास कहाँ दिए गए हैं, कंडक्ट रूल्स में दिए गए हैं। तो ये नियम केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के आचरण, नैतिकता और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। तो कंडक्ट रूल्स हमें बताते हैं कि कैसे बिहेव करना है। सीसीए रूल्स बताते हैं अगर आपने ऐसा बिहेव नहीं किया तो फिर क्या होगा, हमारा डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इफ मिसबिहेव, वो हमें कौन बताते हैं, वो हमें जो है सीसीए रूल्स बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है हमारा रूल नंबर 3, जो कि हमारा गोल्डन रूल है, जनरल रूल्स है, बेसिकली डूज एंड डोंट्स एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो रूल पढ़े हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि तो जनरल चीजें जो हमें पता भी होती है ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट एट ऑल द टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, पूर्ण सत्ता निष्ठा बनाए रखना है। सेकंड हमारा है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। ये अब आपको याद रखना है कि मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी थर्ड के फर्स्ट के सेकंड क्लोज में है। इसी तरीके से आपको याद रखना है थर्ड के फर्स्ट के थर्ड क्लोज में है, ये आपको याद रखना है रूल नंबर। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब क्या है कि आप अपने काम के प्रति हमेशा समर्पण आपने बनाए रखना, अपना हमेशा आप 100% दे रहे हैं, है ना। अपना काम जो है आप स्पीड से कर रहे हैं, स्पीड एंड क्वालिटी दोनों ही मेंटेन है। अगर हम किसी की भी परफॉर्मेंस की बात करें तो दो चीजें मेन है, स्पीड एंड क्वालिटी, कि ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप कोई काम है वो स्पीड से भी कर रहे हैं प्लस क्वालिटी भी मेंटेन है। क्वालिटी से करेंगे स्पीड मेंटेन नहीं है, स्पीड से करेंगे क्वालिटी मेंटेन है, कोई फायदा नहीं है।
डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है, ठीक है। तो ये कौन से रूल में आते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, शीघ्रता और जो है शिष्टता, तो हमारे पास 3A 3B 3C ये भी आपको याद रखने हैं। 3A इज द प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, 3B इज द ऑब्जर्वेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो 3C है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम दी सेक्सुअल हरेसमेंट। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं, यहां से भी डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या है, रिगार्डिंग दी पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। तो पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन में कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, आपको बना के रखनी है ना, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी यानी कि पॉलिटिकली जो है राजनीतिक तटस्थता आपको बना के रखनी है। इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे या ओपनली कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, आप इसको पार्टी को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं होगा। किसको आपने वोट दिया कभी नहीं बताएंगे। तो इलेक्शंस दे कैन नॉट कन्वर्स और इंटरफेरेंस विद एनी इलेक्शन टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो वे किसी भी विधायी निकाय के चुनाव में प्रचार या हस्तक्षेप नहीं कर सकते। रूल नंबर 5 जो है हमारा, रूल नंबर 5 है हमारा बेसिकली रूल नंबर 7। रूल नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स के बारे में। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन नॉट एंगेज इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन और रिस्टोर टू एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक इन कनेक्शन विद एनी मैटर पर्टेनिंग टू देयर सर्विस, यानी कि सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित किसी भी मामले में संबंध में किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं, ना ही हड़ताल का सहारा लेंगे। इलीगल स्ट्राइक नहीं हो, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन में इलीगल स्ट्राइक में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, करेंगे तो वो हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, डाइज नॉन हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा गिफ्ट्स के रिगार्डिंग, गिफ्ट से रिगार्डिंग हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। तो रूल नंबर 13 हमारा गिफ्ट्स के बारे में यानी कि उपहार के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कैन एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड्स ऑन ओकेजन लाइक वेडिंग, फ्यूनरल्स, जहां पर सोशल कस्टम है वहां पर हम कितने तक का गिफ्ट ले सकते हैं। ग्रुप ए 25,000, बी 15,000 और सी हमारे पास कितना है 7,500। ये हम जो है यहाँ पर याद रखेंगे। अगर आप जो है जा रहे हैं जो है कहीं फॉरेन डेलीगेशन पर, अगर आपको वहां से गिफ्ट मिल रहा है तो वहां पर आपकी लिमिट क्या है, वहां पर आपकी 25,000, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 हमारा क्या है, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस, कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय में शामिल नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी होगी, अगर आप पहले से परमिशन लेते हैं तभी ऐसा कर सकते हैं। तो कैन टेक अप ऑनररी वर्क ऑफ ए सोशल चैरिटेबल नेचर, तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है सीसीएस कंडक्ट रूल्स में जो आपको याद रखनी है कि किसके लिए आपको परमिशन लेनी है, कौन से परमिशेबल है या फिर कौन सा आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मैंने क्लास में आपको एक टेबल बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे अगर आप सबने वो टेबल बनाई है। तो यानी कि कोई भी ऑनररी वर्क लेना है, कोई सोशल, कोई चैरिटेबल, कोई एनजीओ, कोई सोसाइटी ज्वाइन करनी है जहां पर आपकी ऑफिशियल ड्यूटी हैम्पर ना हो, वो चलेगा। विदाउट प्रायर परमिशन प्रोवाइडेड ऑफिशियल ड्यूटी डू नॉट सफर, तो आपकी ड्यूटी सफर नहीं होनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं। तो आधिकारिक कर्तव्यों को प्रभावित किए बिना सामाजिक या धर्मार्थ प्रकृति का मानद कार्य बिना पूर्व अनुमति के किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास रूल है रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 हमारे पास क्या है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। तो रूल नंबर 18 का फर्स्ट क्लोज कहता है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट सबमिट अ रिटर्न ऑफ हिज असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। आजकल आप ऑनलाइन करते हैं, जब भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पहली बार ज्वाइन करता है तो अपनी एसेट और लायबिलिटीज के बारे में जो है पूरा रिटर्न सबमिट करता है, यानी कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पहली नियुक्ति पर अपनी संपत्तियों और देनदारियों का जो है विवरण जमा करना होगा। उसके बाद आप हर 12 महीने के बाद भी ऐसा करते हैं, हर 12 मंथ्स के बाद आप ऐसा करते हैं। ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको लिमिट याद रखनी है कि एनी ट्रांजैक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस रिक्वायर्स प्रायर नॉलेज और सैंक्शन इफ इट इज विद अ पर्सन हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग और ऑफिशियल डीलिंग। हमेशा याद रखेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल में जहां पर भी आपको वर्ड दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो हम किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहां पर हमारी ऑफिशियल डीलिंग है, तो हमें वहां पर हमेशा सैंक्शन लेना होता है। टाइम लिमिट बात अलग है, लेकिन सैंक्शन लेना होता है, ठीक है। जहां पर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ हमारी कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, वहां पर हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, इंटीमेशन करते हैं, इंटीमेट करते हैं, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी देते हैं कि भाई हमने इसके साथ डील की है। जहां पर ऑफिशियल डीलिंग है वहां पर हमेशा सैंक्शन परमिशन लेने की जरूरत है।
This is all about the CCS conduct rules. Now, moving to the question number first, which rule of the CCS conduct rule is known as omnibus rule? Because it covers general expectation of integrity and devotion to duty. CCS conduct नियमों के किस नियम को आप ओमनिबस नियम कह सकते हैं के रूप में जाना जाता है? क्योंकि इसमें सत्य निष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण की सामान्य अपेक्षाएं सभी शामिल है, यानी कि जो भी जनरल रूल्स रेगुलेशन है, डूज एंड डोंट्स है, वो इसमें शामिल है। तो आप बताएंगे कौन सा रूल है? अभी हमने डिस्कस किया था रूल नंबर 5, 3, 13 और 20। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? विच इज करेक्ट हियर? तो अभी हमने पढ़ा था रूल नंबर 3 में हमारे पास बहुत सारे रूल हैं, अराउंड 30 रूल्स हैं, जिसमें कि आपके पास जो भी जनरल गाइडलाइंस है वो यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा 3A, B, 3C वो भी आप याद रखेंगे। तो रूल नंबर बी जहां पर आपके पास सारी गाइडलाइंस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द रूल 3C, मैंने बताया आपको 3A याद रखना है, 3B याद रखना है, 3C याद रखना है। So every government servant who is in charge of a workplace shall take appropriate steps to prevent। नियम 3C के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो कार्यस्थल का प्रभारी है उसे किसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। 3C हमारा जो है रूल किसके बारे में है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए करप्शन, बी सेक्सुअल हेरासमेंट, सी हमारा है पॉलिटिकल एक्टिविटी, या डी स्ट्राइक्स के बारे में है। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? तो हमने क्या पढ़ा है? 3A हमारा क्या है? 3A इज अबाउट द प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, 3B इज ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, 3C इज प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट। तो 3C पूछा गया तो 3C हमारा क्या है? सेक्सुअल हेरासमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न के रिगार्डिंग, इसीलिए हमारे पास क्या आ जाता है सिलेबस में? पोश एक्ट, वो आपको कवर करना है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के रिगार्डिंग आपको बताना है। रूल नंबर 5 है टेकिंग पार्ट्स इन पॉलिटिक्स, अभी हमने पढ़ा था। तो नियम 5, राजनीति में भाग लेने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा जो पहला कथन दिया गया है वो क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी बट कैन नॉट कैंपेन। एक सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है लेकिन प्रचार नहीं कर सकता। सेकंड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट कैनवास और इंटरफेयर विद एनी इलेक्शन। एक सरकारी कर्मचारी किसी भी चुनाव में प्रचार या हस्तक्षेप नहीं करेगा। थर्ड हमारा है डिस्प्लेइंग ए पॉलिटिकल पार्टी सिंबल ऑन ए प्राइवेट व्हीकल इज नॉट ए वायलेशन। निजी वाहन पर राजनीतिक दल का प्रतीक प्रदर्शित करना उल्लंघन नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि यहाँ पर हमारा करेक्ट है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के रिगार्डिंग? देखो थर्ड तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। थर्ड हमारा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर है कि भाई जो है प्राइवेट व्हीकल पर आप सिंबल लिखाओगे। अभी हमने बात की कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग जो है आप पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी है। आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि मुझे जो है इस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ या मैं इसको वोट कर रहा हूँ, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हमारा, है ना। तो हमारा इसके अलावा क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो भी नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? सेकंड, सेल कैनवास और इंटरफेयर विद एनी इलेक्शन, सेल नोट कैनवास, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि सी जो है हमारा ऑप्शन 2 ओनली वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अंडर रूल 13 गिफ्ट्स विच इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। नियम 13 के तहत उपहार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्या होता है गिफ्ट? गिफ्ट हमने पढ़ा है रूल नंबर 13 में। रूल नंबर 13 इज अबाउट द गिफ्ट, रूल नंबर 13 है अबाउट इज द डाउरी, याद रखेंगे। तो फ्री ट्रांसपोर्ट, मुफ्त जो है परिवहन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रहने और खाने की व्यवस्था, एनी अदर पेक्यूनरी एडवांटेज, कोई भी अन्य आर्थिक लाभ, मॉनेटरी लाभ, या फिर कैजुअल लिव मील और लिफ्ट फ्रॉम ए पर्सन फ्रेंड, व्यक्तिगत मित्र से आकस्मिक भोजन या लिफ्ट, इसमें से कौन सा जो है गिफ्ट माना जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3, सेकंड हमारा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड हमारा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड डी हमारा है 3 ओनली। विच ऑप्शन इज करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है यहाँ पर आपका जो है करेक्ट है रिगार्डिंग द गिफ्ट? गिफ्ट में हमें पता है कि बोर्डिंग लॉजिंग भी है, फ्री ट्रांसपोर्ट आपको दे रहे हैं, कोई भी पेक्यूनियर एडवांटेज है, कैजुअली जो आप मिलते हो वो नहीं है यहाँ पर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? हमारा राइट ऑप्शन है ए, जहां पर हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5. What is the limit for accepting gifts from personal friends on occasions like wedding without reporting to the government for a group A officer? कितनी टाइम लिमिट है बेसिकली कि गिफ्ट आप जो है अपने पर्सनल जो भी फ्रेंड है उससे आप, जैसे वेडिंग है, कोई भी सोशल कस्टम है, तो बिना गवर्नमेंट को रिपोर्ट किए कितने रुपए तक के गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? ग्रुप ए अधिकारियों के लिए शादी जैसे अवसरों पर व्यक्तिगत मित्रों से बिना सरकार को सूचित किए उपहार स्वीकार करने की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 5,000, बी 10,000, सी 25,000 और डी हमारा 15,000। इसमें बताएंगे विच इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? तो ए ग्रुप की लिमिट है, हमने भी पढ़ा, ए ग्रुप की लिमिट कितनी होती है? 25,000। बी ग्रुप की लिमिट कितनी होती है? 15,000। और सी ग्रुप की लिमिट कितनी होती है हमारे पास? 7500, 7500 रुपए। तो ये हम याद रखेंगे। तो ए हमारा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 25,000 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा रिगार्डिंग द रूल 15 यानी कि प्राइवेट ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन। नियम 15 निजी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से किसके लिए पूर्व स्वीकृति यानी कि प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता है? तो यहाँ से ऐसे जो क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स में, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐसे पूछा जाएगा किसकी परमिशन है किसकी नहीं है। जो मैंने आपको क्लास में टेबल बनवाई थी वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऑनररी वर्क ऑफ ए सोशल नेचर सामाजिक प्रकृति का मानद कार्य। बी ओकेजनल वर्क ऑफ ए लिटरेरी और आर्टिस्टिक कैरेक्टर यानी कि साहित्यिक या कलात्मक चरित्र का कभी कभार किया जाने वाला कार्य। थर्ड है हमारा कैनवासिंग फॉर एन इंश्योरेंस एजेंसी ओन्ड बाय फैमिली, परिवार के स्वामित्व वाली बीमा एजेंसी के लिए प्रचार करना। फोर्थ हमारा पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेल गतिविधियों में भाग लेना। तुम्हें पता है कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन एमेच्योर, तो इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑनररी वर्क अभी हमने बात की, चैरिटेबल नेचर का कोई भी काम है वो आप ले सकते हो, बस आपकी ऑफिशियल ड्यूटी हैम्पर ना हो तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट उसके अगर आप बात करें तो लिटरेरी आर्टिस्टिक कैरेक्टर ये आप ले सकते हो। क्या नहीं कर सकते आप? जो है कोई भी कमीशन बेस, कोई भी एजेंसी है, कोई भी कमीशन बेस काम है फैमिली का, इंश्योरेंस कंपनी है, उसका आप प्रचार नहीं कर सकते, कैनवासिंग नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन 3 जो है हमारा यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी, एक गवर्नमेंट सर्वेंट कैन ज्वाइन ए ट्रेड यूनियन इफ इट इज नॉट एन एफिलिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी। एक सरकारी कर्मचारी ट्रेड यूनियन में शामिल हो सकता है यदि वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड हमारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ द स्ट्राइक। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की हड़ताल में भाग लेने के लिए प्रतिबंध किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बी है आपकी ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सी है आपकी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और डी है आपकी नीदर इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर सकता है इफ इट इज नॉट एफिलिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। सेकंड हमारा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है यहाँ पर प्रोहिबिटेड है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ द स्ट्राइक। तो आप जो है स्ट्राइक में हिस्सा ले सकते हैं किसी भी लीगल में। पहली जो आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, सेकंड हमारी करेक्ट है। सेकंड हमारा फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को माना जाता हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के विचारधारा पर चलती हो, वो हम ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड हमारा हम जो है प्रोहिबिटेड है किसी भी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक में बेसिकली। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूल 18 ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट रिपोर्ट एनी ट्रांजैक्शन इन मूवेबल प्रॉपर्टी इफ द वैल्यू एक्सीड। नियम 18 के तहत एक सरकारी कर्मचारी को चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के किसी भी लेन देन की रिपोर्ट करनी होगी यदि मूल्य किससे संबंधित है। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो यहाँ पर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो उसको कब जो है यहाँ पर जो है रिपोर्ट करने की जरूरत है, कब सरकार को बताने की जरूरत है कि अब उसकी जो है अमाउंट 2 मंथ्स की बेसिक पे से ज्यादा है, 2 महीने का मूल वेतन से ज्यादा है, 3 मंथ्स की बेसिक पे से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है या 1 लाख से ज्यादा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, जहाँ की उसकी 2 मंथ्स की बेसिक पे से ज्यादा है, 2 महीनों के मूल वेतन से ज्यादा है, तो वहां पर हम करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी विद अ पर्सन हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग ही मस्ट, अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी आधिकारिक लेन देन न रखने वाले व्यक्ति के साथ जो है यहाँ पर जो है अपनी चल संपत्ति का लेन देन करता है तो उसे क्या करना चाहिए। अचल संपत्ति का लेन देन करता है तो उसे क्या करना चाहिए। obtain prior sanction, second give prior intimation, third report within 30 days after the transaction, fourth हमारा no action is required, which option is correct here। कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पर करेक्ट है, विच इज करेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया था, आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच इज करेक्ट यहाँ पर। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जब भी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर डीलिंग कर रहा है, तो यहाँ पर अभी हमने किया था नो ऑफिशियल डीलिंग है तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑफिशियल डीलिंग है तो वहां पर हम सैंक्शन लेते हैं। तो ए तो हमारा तब होता जब ऑफिशियल डीलिंग है, ऑफिशियल डीलिंग नहीं है तो सिर्फ हम इंफॉर्मेशन देंगे, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूल नंबर 21 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग द मैरिज। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द मैरिज। तो नियम 11, विवाह के संबंध में प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एंटर इनटू अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग, कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा जिसका पति या पत्नी जीवित हो। सेकंड हमारा है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग ए स्पाउस लिविंग कैन एंटर इनटू अनदर मैरिज इफ इट इज अ रिलीजन परमिट्स इट, जीवित पति पत्नी होने पर भी एक सरकारी कर्मचारी दूसरा विवाह कर सकता है यदि उसका धर्म उसको अनुमति दे। द गवर्नमेंट सर्वेंट में परमिट सच द गवर्नमेंट में परमिट सच अ मैरिज इफ देयर आर स्पेशल ग्राउंड्स फॉर डूइंग इट, सरकार ऐसे विवाह की अनुमति दे सकती है यदि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आपको बताना है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए ओनली, बी ओनली, 1 एंड 3 एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है किसी भी ऐसे पर्सन के साथ शादी नहीं करेगा जिसके ऑब्वियसली स्पाउस लिविंग है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है, हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग ए स्पाउस लिविंग एंटर इनटू अनदर मैरिज इफ रिलीजन परमिट, तो रिलीजन पे हम नहीं चलते, हम बात करते हैं कानून अगर आपको परमिशन देता है, लॉ अगर परमिट करता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो सेकंड हमारी गलत हो जाती है। थर्ड है मे परमिट ए मैरिज इफ देयर आर स्पेशल ग्राउंड फॉर डूइंग सो, तो उसके लिए हम करते हैं, जैसे हमारे पास हिंदू लोग है ना, तो कानून परमिशन देता है, तो वहां पर है हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है रूल 19 प्रोहिबिट्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम रिस्टोरिंग टू एनी कोर्ट और प्रेस फॉर द विंडिकेशन ऑफ एनी ऑफिशियल एक्ट व्हिच हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडवर्स क्रिटिसिज्म विदाउट, नियम 19 किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे आधिकारिक कार्य के समर्थन विंडिकेशन के लिए अदालत या प्रेस का सहारा लेने से रोकता है जो प्रतिकूल आलोचना का विषय रहा है बिना। ऑप्शन ए रिजाइनिंग फ्रॉम द सर्विस, सेवा से इस्तीफा देना। बी हमारा ऑब्टेनिंग प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना। थर्ड हमारा कंसल्टिंग ए लॉयर, वकील से सलाह करना। फोर्थ हमारा इन्फॉर्मिंग द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सूचित करना। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो प्रायर सैंक्शन आपको लेनी होती है जब भी आप जो है कोई भी जो है आपकी ऑफिशियल पोजीशन के कारण
कोई भी कोर्ट केस है जहां पर आपको प्रेजेंट होना है तो आप एडवर्स क्रिटिसिज्म या फिर इस तरीके का मामला है वहां पर हमें प्रायर सैंक्शन जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट की प्राइवेट लेवल पर यानी कि खुद के लिए व्यक्तिगत रूप में भी एक सिटीजन है, वहां पर कोई केस होता है वहां पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 9 इसके बारे में है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एज पर रूल 16 ए गवर्नमेंट सर्वेंट शेल नॉट स्पेक्यूलेट इन एनी स्टॉक शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 16 के तहत जो है यहाँ पर दिया गया है कि नियम 16 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी किसी भी स्टॉक शेयर या अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगाएगा। सट्टा किसे माना जाएगा, स्पेक्यूलेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, किसे माना जाएगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, वो तो परमिसेबल, वो नहीं मानी जाती है। सेकंड फ्रीक्वेंट परचेज और सेल्स ऑफ शेयर, तो ये है बिल्कुल ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं, बाइंग ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आप कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन एफडी, वो भी आप कर सकते हैं विद इन द परमिसेबल लिमिट। क्या नहीं कर सकते, कौन सा स्पेक्यूलेशन माना जाएगा, जो आप अपने जो है शेयर लिया आपने स्टॉक परचेज करें बहुत ज्यादा बार जो है परचेज फ्रीक्वेंटली सेलर परचेज कर रहे हैं तो वो सट्टा माना जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, अंडर रूल 13 ए नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल गिव और टेक और अबैट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाउरी एज पर दिस रूल। नियम 13 ए के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी दहेज नहीं देगा या लेगा, दहेज देने या लेने के लिए उकसाएगा नहीं। तो इस नियम के अनुसार दहेज की परिभाषा क्या है, रूल नंबर 13 इज अबाउट द डाउरी। रूल नंबर 13 हमारा किसके बारे में था, गिफ्ट के बारे में था। 13 डाउरी के बारे में है, दहेज के बारे में है। तो दहेज की परिभाषा क्या है इस रूल के तहत, एनी गिफ्ट गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय दिया गया कोई भी उपहार, या भी कैश अमाउंट अबव 1 लाख, 1 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि। थर्ड हमारा ओनली द प्रॉपर्टी डिमांडेड बाय द ग्रूम साइड, केवल दूल्हे के पक्ष के द्वारा मांगी जाने वाली संपत्ति। या फोर्थ एज डिफाइंड इन द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार परिभाषा मैंने आपको करवाई हुई कि इसमें क्या जो है दी गई है डेफिनेशन, तो वहां पर क्लियरली मेंशन है कि डाउरी की प्रोहिबिशन वो मानी जाएगी जो हमारी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में मेंशन है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी, एक गवर्नमेंट सर्वेंट मे एक्सेप्ट अ फेयरवेल गिफ्ट ऑफ ए प्योरली ट्राइबल नेचर, एक सरकारी कर्मचारी पूरी तरीके से मामूली प्रकृति का विदाई उपहार स्वीकार कर सकता है। सेकंड, प्रायर सैंक्शन इज नीडेड टू एक्सेप्ट ए गिफ्ट फ्रॉम ए फॉरेन डिग्निटरी, एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से उपहार स्वीकार करने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, या फिर दोनों ही करेक्ट है, या फिर नीदर इज करेक्ट। तो हमारा कौन सा करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको फॉरेन डिग्निटी से लेना है तो आपको जो है यहाँ पर जो है आपको पहले प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ती है। फेयरवेल गिफ्ट में मामूली जो है हमारे पास एक्सेप्टेबल लिमिट दी गई है, उतने तक का हम जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाइफ इज वर्किंग इन ए प्राइवेट फर्म एंड द फर्म वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सर्वेंट्स ऑफिस, व्हाट मस्ट द सर्वेंट डू। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी एक निजी फर्म में काम करती है और वह फर्म कर्मचारी के कार्यालय के साथ अनुबंध करना चाहती है तो कर्मचारी को क्या करना चाहिए, कौन सा रूल है, रूल नंबर 5 से दिया गया है, ठीक है, रूल नंबर 4 से दिया गया है, जहां पर आप जो है किसी भी फैमिली मेंबर को जो एक तो रेफर नहीं कर सकते किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके साथ या गवर्नमेंट के साथ आपकी जो है ऑफिशियल डीलिंग है वहां पर। सेकंड, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे किसी भी ऐसी फर्म में जहां पर ऑलरेडी आपका जो कोई भी फैमिली मेंबर है वो काम कर रहे हैं। तो हेल्प द फर्म गेट द कॉन्ट्रैक्ट, फर्म को अनुबंध दिलाने में मदद करेंगे। बी, नोट रिपोर्टेड टू हाइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव को छुपाने के लिए इसकी रिपोर्ट नहीं करें। रिपोर्ट द मैटर टू हिज सुपीरियर एंड रेस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस, मामला रिपोर्ट अपने वरिष्ठ को दें और खुद को प्रक्रिया से अलग करें। या रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, या पद से इस्तीफा दे दे। कौन सा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो अगर वाइफ जो है किसी ऐसी कंपनी में काम करे जो प्राइवेट फर्म है और उसके साथ आपकी जो कंपनी है वो डील करना चाहती है तो ऐसे केस में क्या करना है, हमने हमेशा पढ़ा है अगर आपने जो है खुद से तो डील करना ही, आपको बाद में पता चला है कि डील हुई है ऐसी कंपनी में जहां पर आपकी वाइफ वर्किंग है तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, सुपीरियर को बताना है और सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे आप यहाँ पर, वो आपका सबसे पहला स्टेप है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, 16 है, एज पर द रूल 15 है, गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन विद स्टेटमेंट इज करेक्ट। नियम 15 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को सरकारी आवास उप किराए पर देने से प्रतिबंध किया गया है। कौन सा कथन सही है सबलेटिंग के बारे में,
ऑप्शन ए सबलेटिंग इज अलाउड इफ द पर्सन इज अ रिलेटिव, यदि व्यक्ति रिश्तेदार है तो उप किराए पर देने की अनुमति है। सबलेटिंग इज अ मेजर पेनल्टी ऑफ इज, उप किराए पर देना एक दीर्घ दंड अपराध है। थर्ड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट अलो ए फ्रेंड टू स्टे फॉर 6 मंथ्स विदाउट रेंट, एक सरकारी कर्मचारी किसी मित्र को बिना किराए के 6 महीने तक रहने दे सकता है। फोर्थ है हमारा वोलेशन लीड टू इमीडिएट डिपार्टमेंट फ्रॉम द फ्यूचर अलॉटमेंट, उल्लंघन होने पर भविष्य के आवंटन में तत्काल रोक लगा दी जाएगी। तो मेजर पेनल्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, हम बस क्या करते हैं, हम डिबार करते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिबार करेंगे, उसको फ्यूचर अलॉटमेंट नहीं देंगे अगर उसने बिना परमिशन के सबलेट किया ना। तो परमिशन लेना जरूरी है सबलेट के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। रूल 9 प्रोहिबिट्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ। नियम 9 एक सरकारी कर्मचारी को तथ्य या राय का कोई भी ऐसा बयान देने से रोकता है जिसका प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रभाव पड़ता हो। ऑप्शन ए एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की किसी भी वर्तमान या हालिया नीति पर। ऑप्शन बी है हमारी एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, किसी राज्य सरकार की किसी भी वर्तमान या हालिया नीति पर। सी है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, केंद्र सरकार और विदेशी राज्य की सरकारों के बीच संबंधों पर। डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। तो रूल नंबर 9 हमारा जो है क्या स्टेटमेंट कहता है उसके बारे में आपको बताना है कि आप किसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ना तो आप किसी करंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना ही आप किसी रिसेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। ना ही आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सेंटर के स्टेट के साथ या फिर जो है अपने इंडिया के किसी भारत के पड़ोसी देश के साथ संबंध खराब हो जाएं। तो वो हमारा किस में आता है, तीनों ही यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, स्टेटमेंट दी गई है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक पार्ट इन रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कथन है हमारा कि एक सरकारी कर्मचारी सहकारी समिति के पंजीकरण और प्रबंधन में भाग ले सकता है। स्टेटमेंट सेकंड हमारी, ही डज नॉट नीड एनी प्रायर सैंक्शन फॉर दिस इफ इट इज ए हाउसिंग कोऑपरेटिव, यदि यह एक हाउसिंग कोऑपरेटिव है तो इसके लिए किसी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नीदर इज करेक्ट। यहाँ पर तो आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की यहाँ पर कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है पार्ट कर सकता है, पार्ट ले सकता है, यहाँ पर तो बिल्कुल करेक्ट है। इट डज नॉट नीड एनी प्रायर सैंक्शन, तो प्रायर सैंक्शन जरूरी है जहां पर हाउसिंग कोऑपरेटिव है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारी सिर्फ वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द लिमिट फॉर रिपोर्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन फॉर ए ग्रुप सी ऑफिशियल। ग्रुप सी कर्मचारी के लिए चल संपत्ति लेन देन की रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 2 मंथ्स की बेसिक पे, इससे ज्यादा है तो करेगा। ऑप्शन बी 20,000, सी 1 लाख या फिर 1 मंथ्स की बेसिक पे। तो सबके लिए सेम है, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो भी हमारा सेम था, बस यहाँ पर ग्रुप सी जो है अलग से मेंशन कर दिया है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, 2 मंथ्स बेसिक पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो रूल 3B रिक्वायर्स एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद। 3B किसके बारे में है, तो 3A है हमारा किसके बारे में, 3A है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, 3B ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड 3C हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो 3B ऑब्जर्वेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देख लेते हैं कहां पर है, ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एज एंड मैरिज ये करेक्ट है। ओरल इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सीनियर पर्सन एथिक्स ओनली, तो जो बी है हमारा वो किसके बारे में है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एज एंड द मैरिज के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीसीएस कंडक्ट रूल। तो सीसीएस सीसीए की हमने थ्योरी देख ली है, 20 क्वेश्चन हमने उसके कर लिए। सीसीएस कंडक्ट रूल हमने देख लिया, 20 क्वेश्चन हमने उसके कर लिए। नाउ द थर्ड टॉपिक जो है हो रहा है वो है हमारा मेडिकल अटेंडेंस रूल जो है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर की, अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नाम, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। तो आपको आपके एग्जाम से रेलेवेंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं, बुक्स जहां पर अपनी सेल्फ स्टडी तैयार कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं, तो आप जो है बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये हार्ड कॉपी नोट जो है यूपीएससी के, वीएस, एनवीएस, ये हमारे सभी के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको जो है सारा कंटेंट अवेलेबल कराया गया है। तो जो ये अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 4474410108। पैन इंडिया बाय कोरियर डिलीवरी है, इस तरीके से आपके पास पैक होकर पहुंच जाता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपको पोर्टर के जरिए सेम डे डिलीवरी मिल जाएगी, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं।
आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर लाइव क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और इसके साथ साथ जो है आपका लिए यहाँ पर जो है इंटरव्यू बैचेस भी अवेलेबल है। अभी जो बैच है वो यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, उसके लिए भी अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस एनवीएस आने वाली वैकेंसी में, इन केस अब की बार आप तैयारी नहीं कर पाए उतनी अच्छी, या फिर आप एलिजिबल नहीं है, अगली बार के लिए एलिजिबल है, तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतना टाइम नहीं मिलता है। टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में सिलेबस बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, तो वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। देन ईएमआरएस के लिए जो है दिसंबर 2026 में वैकेंसी आने वाली है। अगर इन केस इस बार आप जो है एग्जाम नहीं दे पाई या एलिजिबल नहीं है, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका कवर है क्लासेस में, इसमें आपके जो है कंप्लीटली ए टू जेड जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें कवर हैं वीडियो में, नोट्स, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव सभी चीजें कवर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्या है, मेडिकल अटेंडेंस रूल जो है वो है हमारा थर्ड टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो हम करते हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं। तो अप्लाइकेबिलिटी की सबसे पहले बात करें तो दीज रूल अप्लाई टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सब पर अप्लाइकेबल होंगे। ऑब्वियसली जिस पर कोई और स्कीम लागू है या सीजीएचएस लागू है उस पर लागू नहीं होगा, बाकी सब पर लागू होगा। नॉन अप्लाइकेबल टू द रिटायर्ड ऑफिशियल और दोज ऑन एलपीआर, जो एलपीआर पर हैं, रिटायर्ड ऑफिशियल हैं, उन पर हमारे जो रूल्स हैं वो हमारे लागू नहीं होते हैं। ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंस याद रखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, एएमए दिया गया है। एएमए हमारा कौन हो सकता है, एएमए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो हो सकता है उसके तहत हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ना हो तो मतलब यानी कि स्टेट और यूटी सबका हो सकता है। तो अधिकृत चिकित्सा परिचारक जिसको हम कहते हैं, द एएमए इज द डॉक्टर बेसिकली मेडिकल ऑफिसर हु कैन ट्रीट द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर पे एंड द लेवल, है ना। तो ग्रुप ए अगर एम्प्लॉय है तो मेडिकल ऑफिसर ज्यादातर जो हाईएस्ट रैंक का जो भी अवेलेबल होता है, जैसे सिविल सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, वो होता है। ग्रुप बी सी की बात करें तो जो भी असिस्टेंट सर्जन है, मेडिकल ऑफिसर है डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट, वो यहाँ पर होता है। पेशेंट की कैटेगरी वहां पर हम जो है दोनों हमारे जो है डिजीज कवर होते हैं, दोनों तरीके के जो है पेशेंट, इंडोर और आउटडोर दोनों ही कवर होते हैं। इंडोर क्या होता है, ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय दी बीइंग एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, जहां पर हॉस्पिटल में एडमिट होकर करते हैं इलाज, तो वो भी यहाँ पर कवर होता है, अस्पताल में भर्ती होकर किया गया उपचार। या फिर आउटडोर पेशेंट ओपीडी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट टेकन विदाउट एडमिशन, बिना भर्ती किए किया गया उपचार भी यहाँ पर हमारा कवर है। इसमें हम और क्या चीजें याद रखेंगे, कंसल्टेशन फीस तो रिम्बर्सेबल है एट दी रिम्बर्सेबल जो भी डेट है, 10 दिनों के अंदर 4 कंसल्टेशन रिम्बर्सेबल होती है। स्पेशल कंसल्टेशन की बात करें तो ओनली अलाउड इफ एमए रेफर्स द पेशेंट इन राइटिंग, तो अगर एमए जो है किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता है तो वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन रेफर होना जरूरी है। देन हमारे पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज है तो ट्रीटमेंट जो है वो इवन जो है घर पे भी या नॉन प्राइवेट जो रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर भी लिया जा सकता है। बट रिम्बर्सेबल कितना मिलेगा, फिर जो भी हमारे पैकेज के रेट है या जो सीजीएचएस रेट है उसके अकॉर्डिंग ही रिम्बर्समेंट मिलेगा, वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अंडर सीएसएमए रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग अ मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम, सीएसएमए नियमों के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट क्लेम जमा करने की अधिकतम समय सीमा क्या है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 45 दिन, विच ऑप्शन इज करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम एडवांस की बात जो है क्लेम की बात करें तो कितने दिन के अंदर आपको सबमिट करवाना होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 45 दिन, तो आपको सबमिट करवाना होता है 6 महीने के अंदर, 6 मंथ। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द स्टेटमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या दी गई है, मेडिकल अटेंडेंस इंक्लूड्स ट्रीटमेंट एट द रेजिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज टू इल टू ट्रैवल, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो इतना बीमार है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता है तो हम इलाज घर पर भी करवा सकते हैं, वो इंक्लूड होगा। यानी कि चिकित्सा परिचर्या में सरकारी कर्मचारी के निवास पर उपचार शामिल है यदि वह यात्रा करने के लिए बहुत बीमार है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी, ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी इज नॉट रिम्बर्सेबल अंडर सीएसएमए रूल, सीएसएमए नियमों के तहत बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी का उपचार प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है, इनफर्टिलिटी जो है हम कवर नहीं करते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, और जो है तीनों में, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी, दोनों ही करेक्ट है कि एम्प्लॉय अगर इतना बीमार है कि ट्रैवल नहीं कर सकता तो वो भी हम कवर करते हैं, और इनफर्टिलिटी जो हमारी कवर नहीं होती, हालांकि हम आईवीएफ कवर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टेक्स ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट नॉन एम्पेनल्ड हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ डायर इमरजेंसी द रिम्बर्समेंट विल बी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी गंभीर आपातकालीन स्थिति में जो है गैर पैनल बंद अस्पताल में इलाज देता है तो वह प्रतिपूर्ति होगी, क्या हम उसको जो है यहाँ पर रिम्बर्स करेंगे? द फुल अमाउंट एज पर एक्चुअल बिल, जितना भी बिल आया उतना रिम्बर्स करेंगे। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड टू द सीजीएचएस रेट ऑफ द नियरेस्ट सिटी, जो भी सीजीएचएस रेट है उसके अकॉर्डिंग हम रिम्बर्स करेंगे। थर्ड हमारा है जीरो रिम्बर्समेंट, कोई रिम्बर्समेंट नहीं करेंगे। फोर्थ हमारा 50% ऑफ द टोटल बिल, कितना हम रिम्बर्स करेंगे। तो जो भी हमारे सीजीएचएस रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? बी यहाँ पर। फोर्थ हमारा जो है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में हमने डाइट चार्जेस के बारे में पढ़ा है। तो डाइट चार्जेस आर रिम्बर्सेबल टू विच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, आहार शुल्क यानी कि डाइट चार्जेस किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति योग्य है? ऑप्शन ए ऑल एम्प्लॉइज, बी ओनली ग्रुप ए, सी है हमारा एम्प्लॉइज हुज बेसिक पे इज बिलो ए सर्टेन लिमिट, और फोर्थ हमारा नो वन डाइट चार्जेस आर नेवर रिम्बर्सेबल। तो ए हमारा क्या कहता है कि सभी कर्मचारियों के लिए है, बी हमारा कहता है ग्रुप ए के लिए है, सी हमारा कहता है कि जो है कर्मचारी जिनका मूल वेतन एक निश्चित सीमा से नीचे है, और फोर्थ हमारा कहता है कि कोई भी जो है नहीं आहार शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है करेक्ट है? विच इज करेक्ट। तो हमने पढ़ा है कि जो भी एम्प्लॉय जिसकी एक बेसिक जो लो पेड सैलरी वाले हैं उन्हीं को हम जो है यहाँ पर डाइट चार्जेस जो है वो हम देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेडिकल एडवांस दैट कैन बी ग्रांटेड फॉर इंडोर ट्रीटमेंट इन ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, मान्यता प्राप्त अस्पताल में इंडोर उपचार के लिए अधिकतम कितनी चिकित्सक अग्रिम राशि दी जा सकती है? कितनी मैक्सिमम राशि जो है हम यहाँ पर दे सकते हैं? मैक्सिमम 50% ऑफ द एस्टिमेट यानी अनुमान का 50%, 80% ऑफ एस्टिमेट 80%, 90% या फिर 100%, कितना हम देते हैं? एडवांस जब हम दे रहे हैं तो कितना परसेंट देते हैं? ऑप्शन सी 90% तक का जो है वो हम यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेंटल ट्रीटमेंट। तो ये डेंटल ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन भी जो हमेशा जो है रहा है प्रीवियस ईयर पेपर में इंपॉर्टेंट। तो डेंटल ट्रीटमेंट जो अंडर सीएसएमए रूल्स के तहत आपको बताना है कि नियमों के तहत दंत चिकित्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ डेंचर्स, आर्टिफिशियल टीथ इज फुल्ली रिम्बर्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, कृत्रिम दांतों यानी कि डेंटर्स की लागत सभी कर्मचारियों के लिए पूरी तरीके से प्रतिपूर्ति योग्य है। बी है हमारा स्केलिंग एंड गम ट्रीटमेंट आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मेडिकल अटेंडेंस, स्केलिंग और मसूड़ों का उपचार चिकित्सा परिचर्या का हिस्सा माना जाता है। हमारी थर्ड स्टेटमेंट है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फॉर कॉस्मेटिक पर्पज इज नॉट अलाउड, कॉस्मेटिक उद्देश्यों के लिए ऑर्थोडोंटिक उपचार की अनुमति नहीं है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है? तो डेंचर के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि डेंटल ट्रीटमेंट में जो भी ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिकली याद रखेंगे, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है? सेकंड, और जो थर्ड है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, कंप्लीट डेंचर जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है इफ एन एम्प्लॉय इज रेफर टू अ स्पेशलिस्ट इन एन अनदर स्टेशन, बेसिकली किसी और सिटी में जो हम रेफर करते हैं तो व्हाट आर दे एंटाइटल्ड टू, यदि किसी कर्मचारी को दूसरे स्टेशन शहर में विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है तो वे किसके हकदार हैं? ऑप्शन है ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर द सेल्फ ओनली, एम्प्लॉय का सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। सेकंड, टीए फॉर सेल्फ एंड वन अटेंडेंट, यानी कि अगर सर्टिफाइड है बाय एम में तो स्वयं और एक पारिवारिक जो है भी होगा यहाँ पर परिचारक अटेंडेंट के लिए टीए मिलेगा। और फिर हमारा ओनली द मेडिकल बिल्स, केवल चिकित्सा बिल, या फिर एयर ट्रैवल बाय डिफॉल्ट, या सिर्फ एयर ट्रैवल हम बाय डिफॉल्ट देंगे। तो हम देते हैं हमेशा कि अगर एम्प्लॉय जो है ट्रैवल कर रहा है और वह इस तरीके की कंडीशन है जहां पर खुद जो है नहीं जा सकता है, ऑब्वियसली पेशेंट मेडिकल इमरजेंसी है, अगर किसी अटेंडेंट की जरूरत है तो हम दोनों का देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी होगा, टीए फॉर सेल्फ एंड द वन अटेंडेंट हियर। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द सेटलमेंट पीरियड फॉर अ मेडिकल एडवांस टेकन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए चिकित्सा अग्रिम के निपटान की अवधि क्या है? विद इन 15 डेज ऑफ डिस्चार्ज, विद इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, विद इन 3 मंथ ऑफ डिस्चार्ज, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि डिस्चार्ज के 15 दिनों के भीतर, उपचार के पूरा होने के 1 महीने के भीतर, डिस्चार्ज के 3 महीने के भीतर, या सेवानिवृत्ति के समय। तो कितने टाइम के अंदर सेटलमेंट होना जरूरी है अगर एडवांस लिया गया है? जब एडवांस नहीं लिया गया है तो हमारा आंसर होता है 6 महीने, एडवांस लिया गया तो हमारा आंसर कितना होता है? 1 महीना। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ए फैमिली मेंबर टू बी कंसिडर्ड डिपेंडेंट ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट देयर टोटल मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग पेंशन एंड आरबी मस्ट नॉट बी एक्सीड। एक परिवार के सदस्य को सरकारी कर्मचारी पर आश्रित डिपेंडेंट माने जाने के लिए सभी स्रोतों से उसकी कुल मासिक आय कितनी से कम होनी चाहिए, कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेसिकली 3500 प्लस डियरेंस रिलीफ, 9000 प्लस डियरेंस रिलीफ, 12000 प्लस डियरेंस रिलीफ और जो है 18,000। तो हमें पता है जो मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन कितनी होती है 9,000 प्लस डीआर, उससे जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अंडर सीएसएमए रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। सीएसएमए रूल्स के तहत नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। सीएसएमए नियमों के तहत निम्नलिखित में से किसे परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। तो जो है यहाँ पर फैमिली से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्लास में आपको बोला था कि आप एक टेबल बना लो, बाद में सीसीएस कनेक्ट रूल्स है, एलटीसी है, एमए रूल्स है, पेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लो, क्योंकि वहां पर आपको आसानी होती है ऐसे। तो यहाँ पर है पेरेंट्स ओनली डिपेंडेंट, अगर माता पिता पूरी तरीके से आश्रित है। बी है हमारा अनमैरिड सिस्टर, अविवाहित बहन। सी है हमारा मैरिड डॉटर, विवाहित पुत्री। या फिर जो है हमारे पास है नाबालिग भाई यानी कि माइनर ब्रदर। तो हमें पता है मैरिड जो है, मैरिड या डिपेंडेंट वो कवर नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, विवाहित पुत्री जो है वो हमारी कवर नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसल्टेशन अलाउड विद एन एमए फॉर ए सिंगल स्पेल ऑफ इलनेस। बीमार के एक ही दौर में सिंगल स्पेल के लिए एमए के साथ अधिकतम कितने परामर्श की अनुमति होती है, कितने कंसल्टेशन मिलते हैं, हमें पता है कितने मिलते हैं, 4 मिलता है 10 डेज में। तो 2, 4, 10 और नो लिमिट, तो हमें पता है कितना मिलता है, 10 मिलता है, 4 मिलता है। तो हम बी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट टेक ट्रीटमेंट अंडर सिद्धा और यूनानी सिस्टम। क्या कोई सरकारी कर्मचारी सिद्ध और यूनानी प्रणालियों के तहत उपचार ले सकता है, ले सकता है, यस और नो। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है, नो ओनली एलोपैथी इज अलाउड, नहीं सिर्फ और सिर्फ जो है एलोपैथी की अनुमति है। बी यस प्रोवाइडेड दैट हॉस्पिटल इज रिकॉग्नाइज्ड, हाँ अगर बशर्ते अस्पताल मान्यता प्राप्त हो। थर्ड यस ओनली इन इमरजेंसी, हाँ लेकिन केवल आपात स्थिति में। डी है हमारा ओनली विद द प्रिंसिपल स्पेशल परमिशन, केवल प्रिंसिपल की जो है स्पेशल विशेष अनुमति से। तो सिद्धा यूनानी हमें पता है कि हमारी कवर होती है। तो ऑब्वियसली अगर हमारा हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है तो हम वहां से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ द पैथोलॉजिकल टेस्ट हुज सिग्नेचर इज मैंडेटरी ऑन द प्रेस्क्रिप्शन। अगर जो है पैथोलॉजिकल टेस्ट जो हमारी मेडिकल जो पॉलिसी है वो कवर करती है, हम ले सकते हैं। तो अगर हम वो लेना चाहते हैं तो किस कंडीशन में कवर होगा। तो पैथोलॉजिकल टेस्ट की प्रतिपूर्ति के लिए जो है नुस्खे यानी कि प्रेस्क्रिप्शन पर किसके हस्ताक्षर अनिवार्य है, लैब टेक्नीशियन, स्कूल प्रिंसिपल, सेल्फ अटेस्टेशन या ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंस। तो किसके होनी चाहिए, मेडिकल ऑफिसर यानी कि एएमए जो है उसके होने चाहिए, यानी कि अधिकृत चिकित्सा जो है परिचारक के जो है साइन होने चाहिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 14 है। 14 है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट और ए मेंबर ऑफ देयर फैमिली डोनेट्स अ किडनी टू अ नॉन गवर्नमेंट पर्सन आर द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द डोनर रिम्बर्सेबल। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य गैर सरकारी व्यक्ति को किडनी दान करता है तो क्या दाता के चिकित्सा खर्च जो है प्रतिपूर्ति योग्य है। तो किडनी डोनर का जो है बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ पर मेडिकल अटेंडेंस रूल में। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को किडनी की जरूरत है, इसको अगर कोई प्राइवेट पर्सन देता है तो हम इसको टीए दे देते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के अकॉर्डिंग। यहीं पर अगर हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट या इसका कोई फैमिली मेंबर किडनी देता है यहाँ पर हमारा, तो हम जो है इसके बेसिस पर देते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके पूछा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या उसके फैमिली मेंबर किसी को किडनी डोनेट करते हैं तो क्या उसको टीएडी मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। हमेशा डोनर जो कर रहा है तो उसके बेसिस पर मिलेगा। अगर डोनर प्राइवेट है तो जो जिसको दे रहे हैं हम उसके बेसिस पर मिलेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट खुद ही है, तो यस फुल्ली रिम्बर्सेबल है। नो ओनली रिम्बर्सेबल इफ द रिसिपिएंट इज गवर्नमेंट सर्वेंट, ओनली 50% और ओनली द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज इनकर्ड। तो अभी हमने पढ़ा कि हाँ फुल्ली रिम्बर्स होगा, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट का बनता है उसकी फैमिली का पूरा यहाँ पर जो रिम्बर्स दिया जाएगा। ए इज करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द टी एडवांस लिमिट फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट रेफर टू अ स्पेशलिस्ट स्टेशन फॉर द ट्रीटमेंट। उपचार के लिए विशेषज्ञ स्टेशन पर भेजे गए सरकारी कर्मचारी के लिए टी एडवांस की समय सीमा क्या है। टी एडवांस हम कितना देते हैं, टी एडवांस 50% ऑफ द एस्टिमेट टीए, 80% ऑफ एस्टिमेट टीए, 90% ऑफ एस्टिमेट टीए, या फिर फुल एस्टिमेट टीए, कितना हम टी एडवांस देते हैं। अगर हम मेडिकल अटेंडेंस रूल के अगर रिगार्डिंग हम बात करें तो कितना हम देते हैं टी एडवांस, टी एडवांस हमारा रहता है 90% तक हम पूरा जो है एडवांस देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रेफर टू अ प्राइवेट एम्पेनल्ड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट दे आर एंटाइटल्ड टू टीए फॉर द जर्नी एज इफ दे वर ऑन। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उपचार के लिए निजी पैनलबद्ध अस्पताल में भेजा जाता है तो वे यात्रा के लिए टीए के हकदार हैं, और जैसे कि वे किस पर हो, किसके लिए, लीव पर, ट्रांसफर, सस्पेंशन, टूर पर। अगर कोई एम्प्लॉय को हम जो है टीए ले रहे हैं यहाँ पर तो किसके तरह देते हैं, टीए एज ऑन टूर देते हैं, टी एज ऑन ट्रेनिंग देते हैं, बेसिकली टी एज ऑन लीव, टी एज ऑन ट्रांसफर, टी एज ऑन सस्पेंशन, किसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो टीए एज ऑन टूर वो हमारे जो है बेसिक गाइडलाइंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने डिस्कस कर लिया है सीएसएम में मेडिकल अटेंडेंस रूल। हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिया, हमने सीसीएस सीसीए रूल्स पढ़ लिया है, सीसीएस कनेक्ट रूल्स पढ़ लिया है, और हमने जो है सीसीएस मेडिकल अटेंडेंस रूल पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों ने जो है पहले से क्लास ज्वाइन नहीं किया, बीच में आपने ज्वाइन किया है, तो आप जो है पीछे से उसको रिवाइज कर सकते हैं कंप्लीट क्लास को। ठीक है, अभी हम जो है थोड़े टाइम के बाद जो है आफ्टर द 6:30 अराउंड आई विल डू एक और लाइव जिसमें हम बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी मेरी क्लास है। ठीक है, उसके बाद हम जो मिलते हैं दूसरी जो है जो भी टॉपिक्स हमारे, अगला टॉपिक हमारा है FRSR, वो हम कवर करेंगे। थोड़ा लंबा है तो उसके MCQ हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन जो है सब में डिस्कस कर लिया है। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर उसके लिए। और जो है आपका अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देखिए सीटी, स्पेस का एग्जाम शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। आपके जो भी नोट्स है, स्टडी मटेरियल, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सभी के लिए अवेलेबल है। फॉर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, हेडमास्टर, और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल है एएसओ, एसएसए, एओ, एसओ, सभी के लिए अवेलेबल है। तो जो है आपको इस तरीके से पैन इंडिया डिलीवरी मिल जाती है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो आप सेम डे डिलीवरी भी आप नोट्स की ले सकते हैं। हमारी ऐप आप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर सभी कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए रिकॉर्डेड लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल हैं। आप अगर अगले बार के लिए तैयारी कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस या फिर ईएमआरएस जो कि दिसंबर 2026 में नोटिफिकेशन आने वाला है, और यूपीएससी जिसकी वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसके लिए भी अगर आप तैयारी करें तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FRSR। सी यू आफ्टर 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अराउंड 6:30 7 o'clock विल डू एक और लाइव जिसमें हम बाकी जो टॉपिक हमारे बचे हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। एसएसए, एओ, एसओ एंड एएसओ इनके लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी जारी है, तो जो टेस्ट सीरीज चल रही है आप उसको देख लो एक बार। दो लाइव क्लासेस है कंप्लीटली, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि एमआरएस का पेपर है 23, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम केवीएस की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।